अस्सलामुअलैकुम। अब सुपर मास्टर जोजो के पास जगह ना मिलने से यही सोचेगा कि हमने उसके दिमाग को लॉक करके पारस के साथ किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। इन हालात में उसे अपने आदमियों पर तकिया करना पड़ेगा जो अड्डे के बाहर निगरानी में मसरूफ होंगे। थोड़ी देर बाद यही हुआ। पाशा और दूसरे वफादार उस वैगन को अपने घेरे में लेकर अड्डे से चले। निगरानी करने वालों ने इस वैगन में एक औरत और एक मर्द को बैठे देखा। सुपर मास्टर ने बहुत पहले जोजो के जरिए उसके और पारस के लिबास को देखा था। उसने अपने आदमियों को उनके लिबास का रंग और डिज़ाइन समझा दिया था, फिर वो धोखा कैसे न खाते। जैसे ही वो गाड़ियां अड्डे से निकलकर थोड़ी दूर गईं, उन पर फायरिंग शुरू हो गई। माइटी पाशा पूरी तैयारियों के साथ आया था। उसके आदमी जवाबी फायरिंग करते हुए गाड़ियां तेज़ रफ्तारी से निकाल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश दुश्मनों को और यकीन दिला रही थी कि पारस और जोजो इसी वैगन में मौजूद हैं। वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहां के लोग रास्ता छोड़कर भाग रहे थे। दूसरी गाड़ी वाले अपनी सिमतें बदल रहे थे। दुश्मनों को इस बात की परवाह नहीं थी कि सरेआम दहशत फैलेगी। वो किसी तरह भी जोजो और पारस को हलाक कर देना चाहते थे। उन्हें इससे अच्छा मौका फिर शायद मुश्किल ही से मिलता। दुश्मनों की एक गाड़ी का पहिया ब्रस्ट हो गया। ड्राइवर उसे काबू में ना रख सका। वो गाड़ी तेजी से घूमकर एक दुकान के शोकेस को तोड़ती हुए अंदर घुस गई। पाशा की भी एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा था। वह सामने से आने वाली गाड़ी से टकराकर दूसरी तरफ घूम गई। इसके बावजूद दोनों तरफ से फायरिंग जारी थी। गाड़ियां तेजी से आगे पीछे दौड़ती जा रही थी। कॉटेज पहुंचने से पहले पुलिस की गाड़ियां आ गई थीं। वह दूर ही दूर से उन्हें ललकार रही थी। मेगाफोन के जरिए उन्हें इतला दी जा रही थी कि फायरिंग बंद ना की और उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले ना किया तो दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। माइटी पाशा अपनी गाड़ी में लगे हुए लाउड स्पीकर से कह रहा था, मैं माइटी पाशा कानून का एहतराम करता हूँ। ये नामालूम दहशतगर्द ना जाने क्यों मुझे और मेरे आदमियों को मार डालना चाहते हैं। मैं दुहाई दे रहा हूँ, कानून के मुहाफिज इन दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश करें। जो गुंडे पाशा वगैरह का ताकुब कर रहे थे वो इतने दिलेर नहीं हो सकते थे कि पुलिस की आमद पर फायरिंग और ताकुब जारी रखते। सुपर मास्टर उनके दिमाग में जाकर उन्हें मजबूर कर रहा था। जब उसने देखा कि यह मौका हाथ से निकल रहा है तो उसने एक आलाकार से कहा, एक हैंड ग्रेनेड तैयार रखो, मैं अभी तुम्हारे पास आऊँगा। वो उसके दिमाग से निकलकर उसी गाड़ी के ड्राइवर के दिमाग पर काबिज हो गया। बड़ी खतरनाक हद तक रफ्तार बढ़ाते हुए उस वैगन के करीब ले जाने लगा जिसमें उसे यकीन था कि पारस और जोजो मौजूद हैं। करीब पहुंचते उसने ड्राइवर के दिमाग से निकलकर पीछे बैठे हुए शख्स के दिमाग पर कब्जा जमाया। हैंड ग्रेनेड उसके मुंह के पास ले जाकर उसकी चाबी निकाली। फिर 1 2 3 4 5 6 तक गिनकर हैंड ग्रेनेड को उस वैगन के अंदर फेंक दिया। 2-4 सेकंड के अंदर ही जबरदस्त धमाका हुआ। वैगन के कुछ टुकड़े फिजा में उड़े और इंसानी चीखें सुनाई दी। आगे पीछे जाने वाली गाड़ियां इधर उधर होकर रुक गईं। अब ना किसी को भागने की जरूरत थी और ना कोई ताकुब करना चाहता था। वो अपनी दानिस्त में पारस और जोजो को हलाक कर चुके थे। मुसल्लह सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सबने हथियार फेंक दिए। माइटी पाशा ने कहा, मुझ पर जुल्म हुआ है। इन शैतानों ने मेरी वैगन में बैठे हुए लोगों को हलाक कर दिया है। मुझसे इंसाफ किया जाए। इनसे पूछा जाए आखिर ये कौन लोग हैं। पुलिस अफसरान ने कहा, तुम सब थाने चलो, वहां तुम्हारा बयान लिया जाएगा। वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। ऐसी वक्त मुझे पराई सोच की लहर महसूस हुई। मैंने पूछा, कौन है? सुपर मास्टर की आवाज़ सुनाई दी, तुम मक्कारी में शैतान के भी बाप हो। अभी मैंने तुम्हारा बाप बनने का दावा नहीं किया है, काम की बात करो। मैंने सोचा था हैंड ग्रेनेड के धमाके से जोजो और पारस या तो हलाक होंगे या फिर जख्मी होंगे। मुझे दिमाग में जगह मिल जाएगी, लेकिन मेरे पहुंचते ही पारस ने सांस रोक ली। ये कैसे मुमकिन है कि पूरी वैगन धमाके से उड़ गई हो और तुम्हारा बेटा जख्मी होकर दिमागी तौर पर कमज़ोर ना हुआ हो? आगे बोलो। मैंने जोजो के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। उसका दिमाग पहले की तरह लॉक है। अगर वो भी जख्मी होती तो मेरा रास्ता साफ होता। मर चुकी होती तो उसके मुकफ्फल दिमाग का पता न चलता। तुमने उस वैगन में डमी जोजो और पारस को भेजा था। मैंने क्या किया था और क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें रफ्ता रफ्ता मालूम हो जाएगा। वैसे तुम हद से बढ़ गए हो। आज तुमने मेरे बेटे और बहू को हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मेरी इंतकामी कार्रवाई कितनी भयानक होगी ये तुम्हें थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। नाउ गेट आउट। वो शायद कुछ और कहना चाहता था। मैंने सांस रोक ली। वो बाहर निकल गया। मैं एक बॉडी बिल्डर के पास पहुंचा। वो सब थाने में थे। सुपर मास्टर के जिन आदमियों ने ताकुब किया था वो बयान दे रहे थे, जनाब हम फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी से मजबूर थे। वो हमारे दिमाग में आकर हमें उनका ताकुब करने और फायरिंग करने पर मजबूर कर रहा था। माइटी पाशा ने पुलिस अफसर से कहा, जनाब ये सरासर झूठ है। ये लोग सुपर मास्टर के गुंडे हैं। सुपर मास्टर टेलीपैथी जानता है मगर खुद को जाहिर नहीं करता। फरहाद साहब के नाम से ऐसी वारदात करके उन्हें बदनाम करना चाहता है। पुलिस अफसर ने पूछा, क्या मिस्टर फरहाद तुम्हारे बयान की तस्दीक कर सकती हैं? मैंने बॉडी बिल्डर की ज़ुबान से कहा, जी हाँ, मैं फरहाद अली तैमूर इस शख्स की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। अफसर ने ताज्जुब से बॉडी बिल्डर को देखा, फिर कहा, यह तो खेल तमाशा लगता है। मैं कैसे यकीन करूँ कि मिस्टर फरहाद बोल रहे हैं?
मैंने कहा, आपकी कैप मेज़ पर रखी है और आप कुर्सी पर बैठे हैं। पुख्ता इरादा कर लें कि कैप सर पर नहीं रखेंगे और कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके दिमाग में आकर आपके इरादे के खिलाफ ऐसा करूँगा। अच्छी बात है, मैं पुख्ता इरादा करता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने कैप उठाकर सर पर रखी, फिर कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने ताज्जुब से खुद को देखा, फिर कुर्सी पर नज़र डाली। इसके बाद मेज़ पर कैप नज़र नहीं आई। उसने जल्दी से सर पर हाथ रखा, फिर कहा, कमाल है, मुझे बस यूं लगा जैसे मैं चंद सातों के लिए गुम हो गया हूँ। आप देख रहा हूँ, अपने इरादे के खिलाफ कुर्सी छोड़ चुका हूँ और कैप सर पर है। मैंने कहा, आप यकीन कर लें कि फरहाद आपके दिमाग में बोल रहा है। मिस्टर फरहाद, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अपने दिमाग में आपकी आवाज़ अजीब सी लग रही है। अब आप यकीन करें कि सुपर मास्टर भी टेलीपैथी जानता है और मेरे नाम से उन गुंडों को ट्रैप करता रहे। बेशक मुझे यकीन करना चाहिए, इन गुंडों की ज़्यादती भी है। इन्होंने माइटी पाशा की वैगन बर्बाद की और उसमें बैठे हुए ड्राइवर समेत 3 अफराद को हलाक किया है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप माइटी पाशा और मेरे तमाम वफादारों को रिहा कर देंगे? मैं इनके तहरीरी बयानात लेकर जाने की इजाज़त दे दूंगा। बाय द वे, सुपर मास्टर आपका दुश्मन क्यों है? ये बैनुल-अक़वामी तर्ज की दुश्मनी है। तमाम बड़े ममालिक के हुक्मरानों को यह सोचकर नींद नहीं आती कि मैं टेलीपैथी के जरिए किसी वक्त भी किसी मुल्क को भी तबाह कर सकता हूँ, या शायद उनके दिमाग में पहुंचकर एक मुल्क के राज हासिल करता हूँ और दूसरे मुल्क तक पहुंचा देता हूँ। मेरी ख्याल ख्वानी को बरसें गुजर चुकी हैं, लेकिन ना तो मैंने किसी मुल्क को तबाह किया और ना ही किसी ने यह साबित किया है कि मैं किसी मुल्क के अहम राज चुराया करता हूँ। अफसर ने पूछा, वैगन में हलाक होने वाले कौन हैं? बेचारे मेरे बेटे और बहू पर कुर्बान हो गए। किराए के लोग थे। मैं उन कुर्बानी देने वालों के पसमानदगान को आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी बड़ी रकमें दूंगा। मरने वालों के लिए अफसोस जाहिर करूंगा। मुझे वाकई उनके लिए अफसोस है। मैंने थोड़ी देर तक उनसे बातें की, फिर सुपर मास्टर के मुल्क के एक सरबराह के पास पहुंच गया। उसने परेशान होकर कहा, मिस्टर फरहाद, आपने कभी मेरे पास आने की जहमत नहीं की। आज क्या बात है? आज खास बात है। आप जानते हैं मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। अगर होता तो आपके मुल्क के अहम राज मेरे सीने में दफन न रहते, ये दूसरी सुपर ताकत तक पहुँच जाते। बेशक किसी भी मुल्क का राज एक टेलीपैथी जानने वाले के लिए राज नहीं रहता। आप तमाम ममालिक के राज जानते हैं, मगर किसी के खिलाफ किसी की मदद नहीं करते। मैं सिर्फ आपके मुल्क की बात कर रहा हूँ। मैं तस्लीम करता हूँ आपने मेरे मुल्क को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, अब पहुँचाऊँगा। वह चौंक कर बोला, कि आप संजीदा हैं? मेरा आपसे मजाक का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप अचानक ही हमारे खिलाफ क्यों हो गए? क्या मास्क मैन से कोई बड़ा सौदा हो गया है? मैंने पूछा, कोई भी सौदा कितना बड़ा हो सकता है? कोई मुझे कितनी दौलत दे सकता है, जबकि मैं एक दिन में सारी दुनिया की दौलत जबरन हासिल कर सकता हूँ। जो जबर करने की ताकत रखता है वो किसी से सौदा नहीं करता। फिर आप नुकसान क्यों पहुँचाना चाहती हैं? मैं इसका जवाब भी दूंगा। पहले आप अपनी हुकूमत के तमाम अहदेदारों और मुशीरों को 1 घंटे के अंदर हंगामी इजलास के लिए तलब करें। मैं ठीक 1 घंटे बाद आऊँगा। अगर हंगामी इजलास ना हुआ तो मैं वजह बताए बगैर इस मुल्क में ऐसी तबाही लाऊंगा कि आप बरसों तक अपना नुकसान पूरा नहीं कर सकेंगे। सो फार मैं उसके दिमाग से चलाया। माइटी पाशा की मातियत के दिमाग में पहुंचा। पाशा और दूसरे वफादार थाने से वापस आ गए थे। उस कॉटेज में दाखिल होते हुए बातें कर रहे थे। एक ने कहा, हमने जान की बाजी लगा दी, दुश्मनों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। फरहाद साहब ने थाने पहुंचकर हमारी तरफ से सफाई पेश कर दी। इनके पास गजब का इलम है, सभी मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन इतनी भागदौड़ का फ़ायदा क्या हुआ? वो बड़े से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। माइटी पाशा ने कहा, इस वैगन में मेरे 3 आदमी मारे गए, उनका अफसोस नहीं है। हम सब मरने मारने वाली ज़िंदगी गुजारे हैं, मगर वाकई इतनी भागदौड़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बात जहाँ थी वहीं रह गई। उनके बेटे और बहू इस महफूज पनाहगाह तक ना आ सके, मेरे अड्डे में ही रह गए। पारस ने एक कमरे से निकल कर कहा, हम आ गए हैं। सबके सब हैरानी से उछल कर खड़े हो गए। माइटी पाशा ने पूछा, आप और यहाँ? जी हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी शरीक हयात भी इस कमरे में आराम से लेटी हुई है। लेकिन आप यहाँ किस तरह आए? जैसे आम लोग आते हैं। खुलेआम फायरिंग हो रही थी। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। मैंने और जोजो ने एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगी। उसके इनकार पर $100 का नोट दिखाया। उसने फिर इनकार किया तो रिवॉल्वर दिखाया। उसने बड़ी शराफत से यहाँ पहुँचा दिया। क्या इस बात का अंदेशा नहीं था कि दुश्मन आपको देख सकते हैं? कैसे देखते? अड्डे के पास निगरानी करने वाले सभी तुम लोगों का ताकुब कर रहे थे। वहाँ कोई दुश्मन नहीं रहा था। अगर 2-4 होते तो मैं उनसे निमट कर चला आता। बहरहाल आ चुका हूँ। पाशा ने तमाम वफादारों से कहा, अब इस कॉटेज के अंदर सिर्फ 2 आदमी रहेंगे। एक वो जो यहाँ की सफाई करेगा और पारस साहब की ज़रूरत का ख्याल रखेगा। दूसरा इनके लिए खाना पकाएगा। फरहाद साहब ख्याल ख्वानी के जरिए दोनों को चेक करेंगे। इस तरह दुश्मन इनके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकेगा। क्यों फरहाद साहब? मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो। बाकी आदमी बाहर रहकर बारी बारी पहरा देते रहेंगे। मैंने आर्मर के पास पहुंचकर जोजो और पारस की मुख्तलिफ रुदात सुनाई। फिर कहा, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए कभी जोजो के पास और कभी इन वफादारों के पास आते जाते रहो। कोई खतरा महसूस करो तो मुझे फ़ौरन इतला दो। मैंने उसे एक वफादार के दिमाग में पहुंचाया। उनका आपस में तारुफ कराया।
ताकि वो भी कोड वर्ड्स के जरिए राब्ता कायम कर सके। इसके बाद आर्मर खुद ही तमाम वफादारों के दिमागों तक पहुंचने लगा। मैं उस हंगामी इजलास में पहुंच गया। वहां बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के सरबराह थे और मेरी तवक्को के मुताबिक सुपर मास्टर भी मौजूद था। मैंने एक ओहदेदार की ज़ुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। सुपर मास्टर की मौजूदगी बता रही है कि आपको मेरी इश्तियाल में आने का सबब मालूम हो चुका है। सुपर मास्टर ने कहा, हाँ मैंने बता दिया है। तुम्हारा बेटा और बहू मेरे हाथों फना होने वाले थे। तुम्हारी बरवक्त तदबीर ने उन्हें बचा लिया। तुम मुश्तिल होने में हक बजानिबो। भाई ऐसा तो होता है। ये सभी कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। क्या तुम्हारी टेलीपैथी से हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा? मैंने जवाब दिया, अब तक मैंने तुम्हारे मामूली मोहरों को नुकसान पहुंचाया है। एक बार फिर मेरी हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हें मालूम होगा कि आज तक मैंने किसी मुखालफत करने वाले की माँ, बहन, भाई, बेटी या बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर इस इजलास में तय हो जाए कि वाकई मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो यहाँ बैठे हुए तमाम ओहदेदार अपने अपने घरों में जाकर मातम करेंगे। मैं उनमें से हर एक की माँ, बहन, भाई, बेटी और बेटे के दिमागों में पलक झपकते ही पहुंच सकता हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर फरहाद, ऐसा तुम्हारे अजीज़ों के साथ भी हो सकता है। तुम्हारे पास टेलीपैथी जाने वाले 3 हैं, मेरे पास 5 हैं। तुम मेरे अजीज़ों के साथ ऐसा कर ही रहे हो, फिर धमकी देने के लिए और क्या रह गया है? फ्रांसीसी हुकूमत बरसों से तुम्हारी दोस्त और मुहाफिज है। मैं वहाँ तबाहियाँ फैलाकर उस हुकूमत को तुम्हारे खिलाफ कर सकता हूँ। मैंने पूछा, उस हुकूमत की दुश्मनी से मेरा क्या बिगड़ेगा? तुम्हारे रिश्तेदारों और चाहने वालों की पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी। उस हुकूमत के एक नोटिस पर तुम लोगों को बाबा साहब के इदारे से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, शायद ये बात अब तक तुम्हारे इल्म में नहीं आई है कि मेरे तमाम रिश्तेदार और चाहने वाले पेरिस से निकल चुके हैं। तुम और तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में पहुंचकर उनका पता ठिकाना मालूम नहीं कर सकेंगे। मेरी बात सुनकर उसे चुप लग गई। मैंने कहा, अब ज़रा गौर करो, तुम फ्रांस में तबाहियाँ फैलाओगे तो मेरे बाप का क्या जाएगा? अलबत्ता मैं तुम्हारे मुल्क में तबाहियाँ फैलाऊंगा तो तुम्हारे बाप का भी जाएगा, तुम्हारी कौम का भी जाएगा, और तुम्हारे मुल्क का सुपर पावर होना माजी का एक फसाना बन जाएगा। वहाँ बैठा हुआ कोई ओहदेदार इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता था। मेरा कोई घर नहीं था, कोई मुल्क नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी। वो मेरी किसी चीज़ को तबाह करने की धमकी देकर ना तो मरूब कर सकते थे, ना अपना पाबंद बना सकते थे। एक ओहदेदार ने खंखार कर गला साफ करते हुए कहा, एक दूसरे को चैलेंज करना महज बचकानापन है। हमें दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहिए। मैंने कहा, मेरी एहतियाती तदाबीर के नतीजे में आप लोग दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करने को तैयार हैं, लेकिन सुपर मास्टर ने जो कुछ किया उसके नतीजे में मेरी तरफ से थोड़ी दुश्मनी ज़रूर होगी। वह सब एक दूसरे को देखने लगे। सुपर मास्टर ने कहा, तुम बहुत अकड़ते हो। अगर मैं भी यह मुल्क छोड़ दूं, मेरा कोई घर ना हो और ये सुपर मास्टर की जिम्मेदारी ना हो तो मुझे भी परवाह नहीं होगी कि तुम इस मुल्क का क्या असर करते हो। मैं हर तरह से आज़ाद होकर तुमसे निमटना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी, दिन का सुकून गारत हो जाएगा। तुम्हें किसी मुल्क में पनाह नहीं मिलेगी। तुम अपने और अपने खून के रिश्तों की हिफाजत के लिए मारे मारे फिरते रहोगे। मैंने भी सोच रखा है, जब पानी सर से गुजर जाएगा तो ऐसे इकदाम करूंगा। एक आला ओहदेदार ने सुपर मास्टर से सख्त लहजे में कहा, बकवास बंद करो। तुम जोश में आकर यह कह रहे हो कि सुपर मास्टर के ओहदे से इस्तीफा दोगे? इसके बाद तुम्हें हमारे मुल्क की तबाही की कोई परवाह नहीं होगी। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया है? क्या तुम इस तरह मुहिब वतन होने का सबूत दे रहे हो? सुपर मास्टर ने कहा, मैं मुहिब वतन हूँ। मैंने सिर्फ फरहाद की धमकी के जवाब में धमकी दी है। मिस्टर फरहाद अपनी धमकियों पर किसी वक्त भी अमल कर सकती हैं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो चुप रहा। एक फौजी जनरल ने कहा, सुपर मास्टर, तुमने मिस्टर फरहाद के बेटे और बहू पर कातिलाना हमला करा के बहुत बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। दूसरे ओहदेदार ने कहा, तुम्हें इसके लिए तहरीरी तौर पर मुआफ़ी मांगना होगी और यह अहद करना होगा कि आइंदा तुम मिस्टर फरहाद के किसी भी फैमिली मेंबर पर कातिलाना हमला ना करोगे, ना कराओगे। मैंने कहा, यह आपका सुपर मास्टर है, इसके तहरीरी मुआफ़ी मांगने से आप माफ़ कर देंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। आप क्या चाहती हैं? मैं इसकी हसरत पूरी करना चाहता हूँ। आप इसे सुपर मास्टर के ओहदे से सुबकदोश कर दें ताकि यह हर तरह से आज़ाद होकर मेरा जीना हराम कर दे। मिस्टर फरहाद, ये इसकी पहली गलती है, हम इसे ओहदे से हटा नहीं सकते। इसे हटा देने से आपके मुल्क का फ़ायदा है। मैं आपके मुल्क से नहीं, इससे इंतकाम लूँगा। प्लीज़ आप सुपर मास्टर के चैलेंज को भूल जाएं। कुछ इस तरह इंतकाम लें कि हमारा नुकसान ना हो और आपके दिल की भड़ास निकल जाए। मैंने कहा, क्यों सुपर मास्टर, हम आपस में निमट लें। उसने हकारत से कहा, मैं तैयार हूँ, देखता हूँ तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मैं जिस ओहदेदार की ज़ुबान से बोल रहा था उसने घंटी का बटन दबाया। उस कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा खुला। एक मुसल्ला बॉडीगार्ड अंदर आकर अदब से खड़ा हो गया। ओहदेदार ने कहा, एक गिलास पानी लाओ। बॉडीगार्ड यस सर कहकर जाना चाहता था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकालते ही चशम जदन में पलटकर फायर किया। सुपर मास्टर के हलक से चीख निकली। गोली उसके बाजू में पेवस्त हो गई थी। तमाम ओहदेदार अपनी जगह से उछलकर खड़े हो गए थे। बाहर से कितने ही मुसल्ला सिपाही दौड़ते हुए आ गए थे। मैंने कहा, हॉल्ट। आने वाले रुक गए। उस बॉडीगार्ड को चारों तरफ से घेर लिया गया था। मैंने कहा, इस बॉडीगार्ड का कोई कसूर नहीं।
मैं इसके दिमाग में हूँ, मैंने इसके हाथ से गोली चलाई है। सुपर मास्टर ने आप सबके सामने अभी कहा था, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो भाइयों, तुम अपने सुपर मास्टर से महरूम हो चुके हो। ये जिंदा है और पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा, लेकिन ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगा। हम ख्याल ख्वानी करने वाले बारी बारी इसके दिमाग में आएंगे और गोली के जख्म को कभी भरने नहीं देंगे। फिर मैंने सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचकर कहा, क्या मुझे आने से रोक सकते हो? वह तकलीफ से तड़प रहा था। मैंने कहा, बोल मियाँ मिट्ठू, क्या मेरे बच्चों के अगवा में इसराइली शामिल थे? वो बोलना नहीं चाहता था। मैंने दिमागी झटका पहुंचाया। वो चीखें मारता हुआ फर्श पर तड़पने लगा। कुछ सिपाही उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, एक तो गोली का जख्म है, दूसरे दिमागी झटके खाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, लो मैं एक झटका और पहुंचा रहा हूँ। वो एकदम से तड़प कर चीखते हुए बोला, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मुझे झटके ना दो। मैं पारस और जोजो को कैदी बनाकर तेल बैब में रखना चाहता था। मेरे इस मंसूबे में इसराइली हुकूमत शामिल थी। जब हमने देखा नाकामी हो रही है तो मैंने दोनों को हलाक कर देना चाहा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, दिमागी झटके ना पहुंचाओ। मैंने एक ओहदेदार की जुबान से कहा, सुन लिया आप लोगों ने, मैं उन यहूदियों से जिस तरह इंतकाम लूँगा उसके नतीजे में वो तौबा तौबा करेंगे। मैं जाने से पहले आप लोगों को अच्छी तरह समझा देता हूँ, आइंदा खूब सोच समझकर दूसरे सुपर मास्टर का इंतखाब करें और उसे समझा दें। मेरे बीवी बच्चों और दूसरे चाहने वालों पर कातिलाना हमला करना अपने मुल्क को खतरे में डालने के मुतरादिफ होगा। इस बार मैं इस कमबख्त से इंतकाम लेने पर इक्तफा कर रहा हूँ, आइंदा हद से बढ़ जाऊँगा, दैट्स ऑल। चंद सिपाही सुपर मास्टर को स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे। मैं उसके दिमाग में बैठ गया। गोली बाजू के आर पार नहीं हुई थी। वह तकलीफ की शिद्दत से बेहाल हो रहा था। मैंने उसके दूसरे हाथ की उंगलियों से बाजू के जख्म को कुरीदना शुरू किया तो उसने एक फलक शगाफ चीख मारी। स्ट्रेचर से उछलकर नीचे गिर पड़ा। यह तकलीफ की इंतहा थी। वो बेहोश हो चुका था। मैं उसके दिमाग से निकल आया। ये बात तयशुदा थी कि अब उसका जख्म बढ़ता जाएगा। दिमाग कमज़ोर होते होते सोचने समझने के काबिल नहीं रहेगा, और जो दिमाग समझने के काबिल ना रहे वो भला ख्याल ख्वानी क्या कर सकेगा। मैं इस हाल में उसे जिंदा रखकर दुश्मनों को इबरतनाक सबक सिखाना चाहता था। मैंने रसवंती को उसके मुतालिक बताया और कहा, वो अभी बेहोश है, यकीनन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। उसके बाजू से गोली निकाली जाएगी। जब वो होश में आए तो मुझे इतला देना, मैं फिर उसे अजियत में मुब्तला करूंगा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरा हेलीकॉप्टर प्रिंसेस आइलैंड में उतर रहा था। मैं जानता था सुपर मास्टर और इसराइलियों के आलाकार फ्लाइंग क्लब और साहली इलाकों पर नज़र रखेंगे, हर आने वाले का पीछा करेंगे, उसके मुतालिक पूरी तफसीलात मालूम करेंगे। उन्हें यकीन होगा कि जोजो और पारस की हिफाजत के लिए हम में से कोई इस जजीरे में आएगा। अगरचे सुपर मास्टर नाकारा हो गया था, लेकिन बेकार होने से पहले जो बीज वो बो गया था उसकी फसल मुझे काटना थी। मेरी ज़िंदगी में ऐसे मुजरिम या दुश्मन आते हैं जो अपनी जिस्मानी और दिमागी ताकत और सलाहियतों से, अपने वसीज़ राय से और अपने खौफनाक इरादों से ज़बरदस्त और नाकाबिले शिकस्त नज़र आती हैं, लेकिन अपनी बेपनाह ताकत के ज़ौम में ऐसी हमाकतें करते हैं कि मेरी गिरफ्त में पहुँचते पहुँचते चूहे बन जाते हैं। अब ये सुपर मास्टर क्या था, तमाम साबका सुपर मास्टर्स के मुकाबले में सख्त। मेरे दिमाग में पहली बार आते ही ये दहशत तारी करता रहा कि वो मास्टर यूशे का बेटा है और पिछले 20 बरस से मुझे कत्ल करने के मंसूबे पर अमल करते करते आज टेलीपैथी जैसा इल्म हासिल करके मेरी रूह कब्ज़ करने आ गया है। वही ज़बरदस्त वसीज़ राय का मालिक और मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देने का इरादा रखने वाला अब मेरे रहमो करम पर था। ज़रा देर नाक पकड़ने से वो मर जाता। इंसान की ज़िंदगी में बड़ी मोहलिक बीमारियाँ आती हैं। यूँ लगता है वो बीमारियाँ गालिब आ जाएंगी और आदमी मर जाएगा, लेकिन हिम्मत ना हारने वाली बीमारियों पर गालिब आ जाती हैं। सेहतमंद होने के बाद वो मोहलिक बीमारियाँ बस यूं ही सी लगती हैं। बहरहाल टेलीपैथी जाने वाला सुपर मास्टर अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। अपने बाप मास्टर यूशे का इंतकाम मुझसे ना ले सका। रसवंती ने आकर कहा, फरहाद वो तो ऑपरेशन थिएटर तक ना पहुंच सका, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैंने ताज्जुब से पूछा, ये कैसे हो सकता है, वो इतना कमज़ोर नहीं था। रसवंती ने कहा, उसका दिमाग टेलीपैथी जानने वालों के लिए खुल चुका था। उसके ही किसी ख्याल ख्वानी करने वाले साथी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी सांस रोक दी। यानी जजीरे में उसने अपने आलाकारों के नसीब में जैसे मौत लिखी वैसी ही मौत उसे भी नसीब हुई। उसके मुल्क के तमाम आला हुकाम ने समझ लिया था कि मैं उसके दिमाग में जगह बनाने के बाद और ना जाने कैसी कैसी खुफिया मालूमात हासिल करूंगा और उनके मुल्क की कमज़ोरियाँ मालूम करता रहूँगा। यही सोचकर उन्होंने दूसरे टेलीपैथी जाने वालों को उसे मार डालने का हुक्म दिया होगा और अब जो नया सुपर मास्टर आएगा वो भी यकीनन टेलीपैथी जाने वाला होगा। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक शैतान गया, दूसरा शैतान आ गया। अलबत्ता पहले से ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई। एक तो जजीरे में पारस और जोजो के खिलाफ जो कुछ होने वाला था। इस सिलसिले में सुपर मास्टर के मुल्क को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता था क्योंकि बीज बोने वाला मर चुका था और नया सुपर मास्टर इस मामले में खुलकर हिस्सा नहीं लेगा, बज़ाहिर गैर जानिबदार रहेगा। वो कैसा मिजाज रखता है और आइंदा क्या करने वाला है, ये समझने के लिए मुझे इंतज़ार करना होगा। फ्रांस के जिस आला अफसर ने मेरे लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया था, सिर्फ वही मेरे मुतल्लिक जानता था कि मैं पेरिस छोड़ चुका हूँ, वरना हेलीकॉप्टर का पायलट भी मेरी असलियत नहीं जानता था। जजीरे में एक छोटा सा फ्लाइंग क्लब था जहाँ से बड़े बड़े सरमायादार परवाज़ करते।
यह इस मुल्क के हुक्मरान और जिम्मेदार अफसरान सरकारी हेलीकॉप्टरों में आया करते थे। फ्लाइंग क्लब के बाहर उनकी एयर कंडीशनड कारें या बड़े होटलों की गाड़ियां मौजूद रहती थीं। मैं फरहाद की हैसियत से अपने लिए किसी शानदार गाड़ी का इंतजाम नहीं करा सकता था, लिहाजा एक गाड़ी में बैठकर होटल सी ब्रीज पहुंच गया। मेरा मौजूदा नाम हशमत बेग था। इस नाम से जो कागजात और पासपोर्ट वगैरह बनवाए थे उन्हें फ्लाइंग क्लब के इमिग्रेशन काउंटर और होटल के काउंटर पर दिखाया और एक कमरा हासिल कर लिया। मैं किसी भी होटल में पहुंचकर वहां के मैनेजर, किचन के सुपरवाइज़र और दूसरे हेड वेटर्स और बावर्चियों के दिमाग में जगह बनाता हूँ। जब भी खाने पीने की किसी चीज़ का ऑर्डर देता हूँ अच्छी तरह इत्मीनान कर लेता हूँ कि मेरी मतलूबा चीज़ों में कोई मुज़र अद्वियात तो हल नहीं की गई। मैं इस तरफ से मुतमईन होकर जोजो के दिमाग में पहुँचा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ मैं किसी मामले में चूक जाता हूँ वहाँ तकदीर मेहरबान हो जाती है। मैं जोजो के पास सही वक्त पर पहुँचा। वहाँ कोई ख्याल ख्वानी करने वाला अजनबी मौजूद था। वो जोजो को नींद की हालत में ट्रैप करके ट्रांस में ला रहा था और वो उसकी मामूला बनने ही वाली थी। मैंने फ़ौरन ही उसके दिमाग को गिरफ्त में ले लिया। तनवीमी अमल करने वाले की तरफ से उसके कान बहरे कर दिए। अब वो उसकी आवाज़ नहीं सुन रही थी। जब आवाज़ ही कानों तक ना पहुँचे तो तनवीमी अमल मुमकिन नहीं होता। वो धीरे धीरे नॉर्मल होकर मामूल के मुताबिक सुकून से सोने लगी। मैं ख्याल ख्वानी करने वाले अजनबी की आवाज़ और लबल लहजे को अच्छी तरह सुन चुका था। जोजो को उसके तिलिस्म से निकालने के बाद फिर उसकी आवाज़ सुनी। वह हैरानी से पूछ रहा था, तुम खामोश क्यों? मेरी बातों का जवाब दो। मैंने जोजो की ज़ुबान से कहा, मैं अभी तक समझ रही थी तुम मेरे भाई आर्मर हो, लेकिन तुम्हारा लहजा कुछ बदला हुआ है। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मुझ पर ये अमल क्यों करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मुझे गलत ना समझो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ज़ुकाम के बायस आवाज़ बदल गई है। फरहाद ने कहा है तुम्हारे दिमाग को फ़ौरन तनवीमी अमल के ज़रिए लॉक कर दिया जाए। तुम मेरे भाई हो तो पापा तुम्हारे दिमाग में आकर बातें करते होंगे। बेशक वो मेरे पास आती हैं। ठीक है, दिमाग के दरवाजे खुले रखो, पापा आ रही हैं। मैंने ये कहते उसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई। उसने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। मैंने चंद सेकंड के बाद फिर यही कोशिश की। उसने फिर सांस रोक ली। एक ख्याल था कि वो शायद एक आध मिनट से ज़्यादा सांस नहीं रोकता होगा। पहले चंद सेकंड का वक्फा दिया, फिर 1 मिनट के वक्फे से दिमाग में पहुंचना चाहा। वो चालाक था, पराई सोच की लहर के निकलते ही सांस लेने लगता था। इस तरह आइंदा उसे सांस रोकने में दुश्वारी नहीं होती थी। अगर मैं उसे मौका ना देता और एक एक सेकंड में उसके पास पहुंचता तो वो भी एक एक सेकंड के वक्फे से सांस रोकता जाता। मैंने अंदाज़ा कर लिया वो योगा का माहिर है और कई मिनट तक सांस पर काबू पा सकता है। लिहाजा उसका पीछा छोड़कर फिर जोजो के दिमाग में आ गया। एक अंदेशा था कि वो फिर आ सकता है। मैंने पारस को बताया अभी जोजो को किस तरह ट्रैप किया जा रहा था। उसने परेशान होकर कहा, पापा कुछ कीजिए और फ़ौरन कीजिए। मैं जोजो की वजह से हाथ पर हाथ रखे बैठा हूँ। किसी दुश्मन के गिरेबान तक नहीं पहुँच सकता। क्या आप यहाँ पहुँच गई हैं? हाँ, मैं होटल में हूँ। मुझे आपसे मिलकर खुशी होगी, लेकिन यहाँ आपकी मौजूदगी बता रही है कि मैदान के असल खिलाड़ी आप होंगे और मैं आपके मातहत रहकर काम करूँगा। मुझे ये मंजूर नहीं। अगर आपने सुबह होने तक जोजो को पेरिस ना पहुँचाया तो फिर मैं अपनी सलाहियतों के बल पर इसे यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। आपकी थोड़ी सी मदद इसलिए चाहता हूँ कि जोजो के साथ खुद नहीं जाना चाहता। जिन लोगों ने मेरी शरीक हयात को मेरे ही जहर से मारने की साजिश की है उनसे इसी जजीरे में निमटना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत भरे बैठे हो। मैं मानता हूँ जोजो की वजह से तुम्हें कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं कल सुबह तक इसे पेरिस भेजने की कोशिश करूँगा और ये वादा करें कि आप भी यहाँ से चले जाएंगे। बेटे ऐसी जिद ना करो। तुम्हारे मुकाबले में टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन हैं। लोहे को लोहा काट सकता है, मैं ही उन्हें काट सकता हूँ। सॉरी टू से पापा, ये आपकी खुशफहमी है। मैं टेलीपैथी जानने वालों से भी निमट कर दिखाऊंगा। देखिए, आप ऐसे बाप नहीं जो जवान बच्चों को भी अपनी उंगली पकड़ कर चलाते हैं। प्लीज़ यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। अच्छी बात है, मैं भी चला जाऊँगा। फिलहाल जोजो के पास जा रहा हूँ। उसके दिमाग को मुस्तकिल लॉक रखना ज़रूरी हो गया है। मैं चुपचाप जोजो के दिमाग में आया। थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। फिर यकीन हो गया कि वो ख्याल ख्वानी करने वाला अजनबी वहाँ मौजूद नहीं। उसके मुतल्लिक यकीन से कहा जा सकता था कि सुपर मास्टर के बाद जो 5 टेलीपैथी जानने वाले रह गए थे उनमें से वो एक होगा, क्योंकि मशीन ने अब तक इतने ही ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा किए थे। हमारी दानिश्त में एक ट्रांसफार्मर मशीन अफ्रीका में तबाह की गई थी। दूसरी मशीन को मैंने तबाह किया था और यह समझ बैठा था कि सारी मशीनें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन सुपर मास्टर ने चालाकी दिखाई थी। उसने 2 मशीनें तैयार की थी। ये उसकी बदकिस्मती थी कि पारस दोम उस दूसरी मशीन तक पहुँच गया था और बड़े ड्रामाई अंदाज में उसे ख़त्म भी कर चुका था। इस हिसाब से अब हमारी दुनिया में कोई ट्रांसफार्मर मशीन नहीं रही थी। अलबत्ता सुपर मास्टर के आला अफसरान ने उस मशीन का नक्शा, बल्कि असल नक्शे की कई नकलें मुख्तलिफ मुकामात में छुपा रखी होंगी। वह किसी वक्त भी एक नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर सकते हैं। फिलहाल जो भी ख्याल ख्वानी करने वाला जोजो के दिमाग में आया था वो सुपर मास्टर के मुल्क से ही आया था। मैंने जोजो को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांस में लाकर अपनी मामूला बनाया। उसके दिमाग को इस हद तक हसास रहने को हुक्म दिया कि वो किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करके फ़ौरन सांस रोक ले। यूँ 1 हफ्ते तक वो किसी को भी दिमाग में ना आने दे। फिर मैंने उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। अभी मुझे इत्मीनान नहीं था। जिस तरह मैं इस ख्याल ख्वानी करने वाले के तनवीमी अमल के दौरान पहुंच गया था और उसके अमल में चुपचाप रुकावट डाली थी,
उसी तरह वो मेरे अमल के दौरान कर सकता था। मैं जिस हेलीकॉप्टर में आया था वो भी फील्ड में मौजूद था। मेरी हैसियत एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की थी। मैं फ्रांस के मशहूर मारूफ मुख्तलिफ परफ्यूम्स के नमूने लाया था ताकि यहाँ के सरमायादारों या दुकानदारों से सौदा करूँ। इस तरह मेरे बिजनेसमैन होने का सबूत मिलता रहे। मैंने फ्लाइंग क्लब के कवानीन के मुताबिक अपने हेलीकॉप्टर को 24 घंटे तक वहाँ रखने की इजाज़त हासिल कर ली थी। अब मैं किसी तदबीर से जोजो को उसी के ज़रिए यहाँ से ले जाना चाहता था। मैंने जोजो की तनवीमी नींद पूरी होने के बाद उसके दिमाग में पहुँचना चाहा। उसने सांस रोक ली। मेरे सर से एक बोझ उतर गया। अब दुश्मन उसे ट्रैप नहीं कर सकते। सुल्ताना अफंदी की आंख खुली तो वह चौंक गई। उसने हैरानी से सोचा, मैं हैंगिंग चेयर पर झूलते झूलते कैसे सो गई। वह फौरन ही उछलकर झूलने वाली कुर्सी पर उतर गई। फिर नींद के खुमार को दूर करने के लिए पंजों के बल उछलती हुई सोचने लगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे अपने दिमाग पर पूरा काबू है। मैं मुसलसल 2 रातें जाग सकती हूँ और जब चाहूँ दिमाग को हदायत देकर गहरी नींद सो सकती हूँ। फिर आज आप अपनी मर्जी के बगैर कैसे सो गई। वो पंजों के बल उछलती हुई ख्वाबगाह से बाहर आई। एक चीता लपक कर उसके पास आया। वो बोली, वेल टाइगर, क्या तुम मेरी ख्वाबगाह में आए थे? क्या तुम बता सकते हो मैं बेवक्त कैसे सो गई थी? टाइगर ने एक पंजा मारा। उसने एक हाथ से रोक लिया, फिर उसे गले लगाकर बोली, मैं तुमसे खेलने के मूड में नहीं हूँ। आज मेरे साथ एक गैर मामूली बात हुई है। उसकी बात खत्म होते ही टाइगर ने उसे फर्श पर पटक दिया। वह चीख मारकर हंसते हुए बोली, शरीर कहीं के, तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। उसने पूरी कुव्वत से करवट बदलकर टाइगर को चित कर दिया। दोनों में कशमकश होने लगी। फिर टाइगर उस पर छा गया। वो उसके गलबे से निकलने की कोशिश करने लगी। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से कभी जेर होते रहे, कभी जबर होते रहे। चीते की मादा जरा फासले पर खड़ी उन्हें लड़ते हुए देख रही थी। सुल्ताना अफंदी ने हंसते हुए उस मादा को मुखातिब किया, हे रोजी, अपने टाइगर को रोको, ये बहुत शरीर हो गया है। रोजी घुराती हुई करीब आई। अपने नर को एक पंजा मारा। नर ने पलटकर हमला किया। फिर वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। सुल्ताना को निजात मिल गई। वो दोनों को लड़ते हुए देखने लगी। उनकी हरकतों पर कभी मुस्कुराने लगी और कभी हंसने लगी। महल के इस खास हिस्से से बाहर आज तक किसी ने उसे हंसना तो कुजा मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। वो थोड़ी देर बाद एक चाबुक लहराते हुए बोली, दैट्स ऑल, कम ऑन, अलग हो जाओ। बहुत हो चुका, मैं कहती हूँ अलग हो जाओ। उसने नर को एक चाबुक रसीद किया। वो अलग होकर दूर चला गया। बूढ़ी खादमा आनी सलाखों वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। सुल्ताना ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मौजूदगी में सो गई थी? हमारी ज़िंदगी की मालका, आपने अदायगी के सिलसिले में 2 इजाज़तनामे दिए, फिर आंखें बंद कर लीं। इसके बाद मैं चली गई। मैं नहीं कह सकती कि आप सो गई थी, आपने सिर्फ आंखें बंद की थीं। सुल्ताना ने उसे घूरते हुए पूछा, अभी तुमने क्या कहा? 2 इजाज़तनामे? जी हाँ मादाम। नॉनसेंस, मेरा दिमाग कमज़ोर नहीं है। मैंने सिर्फ अरबी घोड़े की अदायगी का इजाज़तनामा दिया था। मादाम, मैं झूठ बोलूँगी तो आपके कदमों में जान जाएगी। सुल्ताना ने उसे सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर हुक्म दिया, जाओ वो इजाज़तनामे अभी लेकर आओ। बूढ़ी खादमा चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई। सुल्ताना अफंदी उसे झूलने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। खादमा ने वो दोनों कागज़ अदब से उसकी तरफ बढ़ाए। उसने कागजात हाथ में लिए। पहला कागज़ अरबी घोड़े की कीमत अदा करने के सिलसिले में था। उसने वो कागज़ वापस कर दिया। दूसरे को ताज्जुब से पढ़ने लगी। फिर झूले से उतर कर बोली, क्या ये मैंने लिखा है? जी हाँ मादाम, आप अपनी तहरीर पहचान सकती हैं। क्या मैंने तुम्हारे सामने लिखा है? जी हाँ, मेरी आंखों के सामने लिखा है। क्या तुमने इसे पढ़ा है? मेरी क्या मजाल कि आपकी तहरीर इजाज़त के बगैर पढ़ लूँ। पर्सनल सेक्रेटरी से रब्ता कायम करो। खादमा ने वॉकी टॉकी के जरिए रब्ता कायम किया। सुल्ताना ने वॉकी टॉकी हाथ में लेकर पूछा, क्या मेरी तहरीर के मुताबिक 5 लाख अदा कर दिए गए हैं? जी हाँ मादाम। क्या तुम्हारा असिस्टेंट उस शख्स को पहचान सकता है जो उससे 5 लाख ले गया है? नो मादाम, वो पहचान नहीं सकेगा। उसने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा। वो घुराकर बोली, क्यों नहीं देखा? क्या वो अंधा हो गया था? मादाम, जान की अमान चाहता हूँ। आपकी तहरीर नहायत पुरस्रार थी। उस शख्स को सिर्फ कोड वर्ड्स के जरिए रब्ता कायम करने और रकम अदा करने को हुक्म दिया गया था। हम आपके गुलाम हैं। आपके हर हुक्म की तामील नज़रें झुकाकर और सर झुकाकर करते हैं। असिस्टेंट ने भी यही किया था। असिस्टेंट को बुलाओ। वो हुक्म देकर सोच में पड़ गई। ज़रा देर बाद ही असिस्टेंट की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, तुम्हारे सच बोलने पर मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाए फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, बल्कि इनाम भी दूंगी। बताओ, क्या तुमने उस शख्स की सूरत देखी थी? मैं सच कहता हूँ, उसके आने और ब्रीफकेस ले जाने तक मेरी नज़रें झुकी रहीं। सच बताओ, क्या यह तजस्सुस पैदा नहीं हुआ कि पुरस्रार अंदाज में रकम ले जाने वाले की सूरत एक बार ही देखो? जी हाँ मादाम, कई बार तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने कई बार चाहा नज़रें उठाकर देखूं, मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ कोई अनजानी कुव्वत मुझे मेरे इरादे से बाज रख रही थी। जब वो शख्स करीब आया तो यूं लगा जैसे मैं दिमागी तौर पर गायब हो गया हूँ। फिर दिमागी तौर पर हाजिर हुआ तो पता चला मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और जिस मुकाम पर उसे ब्रीफकेस दिया था वहाँ से ज़रा दूर आ गया हूँ। मैंने जल्दी से कार रोकी। उतरकर दूर तक नज़रें दौड़ाईं, लेकिन मैं उस शख्स को देख भी लेता तो पहचान ना पाता, क्योंकि मैं उसे देख नहीं पाया था। मेरी बातें बेतुकी लगती होंगी, लेकिन आपने जान बख्शने का वादा किया है, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया। मेरी एक एक बात सच है।
वो अपने पत्थर जैसे लहजे में बोली, मुझे यकीन है तुम सच बोल रहे हो। उसने राब्ता ख़त्म करके वॉकी टॉकी को बिस्तर पर फेंक दिया और आकर खादमा से कहा, जाओ यहाँ से। वो जाने लगी। उसने सख्त लहजे में कहा, सुनो, ये मालूम करो मेरे गुलामों में ऐसा कौन है जो टेलीपैथी के मुतालिक खासी मालूमात रखता है। ऐसा कोई हो तो उसे आधे घंटे में सिटिंग रूम में तलब करो। खादमा चली गई। वो सोच रही थी, मैं जादू टूने पर यकीन नहीं रखती, टेलीपैथी के मुतालिक भी यकीन से नहीं कह सकती कि ये इल्म जानने वाला अपने मामूल को किस तरह ट्रैप करता है। कोई अच्छी मालूमात रखने वाला ही इस पर रोशनी डाल सकता है। वो आधे घंटे बाद महल के खास हिस्से से निकलकर सिटिंग रूम में आई। खादमा ने कहा, हमारे महल में ऐसे 3 अफराद हैं जो इस इल्म को मालूमात हासिल करने की हद तक पढ़ते हैं और इस सिलसिले में ताज़ा तरीन मालूमात रखते हैं। उन तीनों को हाजिर करो। वो हाजिर हुए, झुककर सलाम किया, फिर अदब से एक तरफ खड़े हो गए। सुल्ताना ने एक गुलाम की तरफ उंगली उठाकर सवाल किया, क्या टेलीपैथी जानने वाला दूसरे के दिमाग को अपने काबू में रखकर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करा सकता है? उसने जवाब दिया, जी हाँ मादाम। ये इल्म जानने वाला दूसरे के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे गायब दिमाग बना सकता है और उसके गायब दिमाग रहने के दौरान उससे अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छे काम भी करा सकता है और बुरे काम भी। वो जिसके दिमाग में आता है क्या उसके घर में खुद उससे चोरी करा सकता है? जी हाँ मादाम, ये तो मामूली बात है। वो अपने मामूल से कत्ल भी कर सकता है। अपने मामूल को उसकी जगह छोड़कर अपने घर में आने पर माइल कर सकता है। अगर मामूल आमिल के घर ना जाना चाहे तो वो मामूल को गायब दिमाग बना देगा। जब वो हाजिर दिमाग होगा तो खुद को अपने आमिल के घर में पाएगा। उसे पता नहीं चलेगा कि वो कितना फासला तय करके वहां पहुंचा है। क्या इस जजीरे में कोई ऐसा इल्म जानने वाला है? दूसरे गुलाम ने कहा, फरहाद अली तैमूर साहिब हैं। वो बोली, मैं ये नाम बारहा सुन चुकी हूँ, लेकिन यकीन नहीं आता कि वह ऐसा गैर मामूली इल्म जानता होगा। लेकिन आज मैं तस्लीम करती हूँ। क्या तुमने फरहाद को यहाँ देखा है? जी नहीं मादाम। आज साली शारा पर 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, फिर वो सब थाने पहुंचाए गए। मैं इत्तफाक से वहां मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से पुलिस अफसर को खला में तकते देखा और अपने कानों से बार बार फरहाद साहब का नाम सुना। उन दोनों के दरमियान ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू हो रही थी। सुल्ताना अफंदी ने हुक्म दिया, उस पुलिस अफसर से राब्ता कायम करो। हुक्म की तामील की गई। 1 मिनट के अंदर राब्ता कायम हो गया। पुलिस अफसर ने कहा, मादाम, आपने मुझे याद फरमाया, ये मेरी खुशनसीबी है। मेरे लायक कोई खिदमत? क्या आज फरहाद अली तैमूर से ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता कायम हुआ था? जी हाँ मादाम, यह भी मेरी खुशनसीबी है। फरहाद साहब एक अजीम इंसान है। क्या मुझसे राब्ता कायम हो सकता है? मैं यकीन से नहीं कह सकता। आपने यहाँ के सबसे बड़े बदमाश माइटी पाशा का नाम सुना होगा। फरहाद साहब से उसकी शनासाई है। मैं पाशा से मालूम करूँगा उससे किस तरह राब्ता कायम हो सकता है। क्या फरहाद जजीरे में मौजूद है? मैं ये भी यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि ख्याल ख्वानी करने वाला दुनिया के एक सिरे पर बैठकर दूसरे सिरे वालों से राब्ता कायम कर लेता है। अभी तुमने कहा था फरहाद एक अजीम इंसान है। कि माइटी पाशा से शनासाई या दोस्ती रखने वाला अजीम होता है? यही तो उनकी अजमत है। एक बदमाश बेकसूर फंस जाए तो उसे बेकसूर साबित करने के लिए मुझ जैसे मामूली अफसर के पास भी पहुंच जाती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे $5 लाख ख्याल ख्वानी के जरिए चुराए गए हैं, तुम यकीन करोगे? आप जैसी अजीम हस्ती को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं आंख बंद करके यकीन करूँगा। ख्याल ख्वानी के जरिए चोरी हुई है, लिहाजा फरहाद चोर हुआ? जी नहीं मादाम, हमारी दुनिया में ख्याल ख्वानी करने वाले शैतान भी हैं। ऐसे एक शैतान ने अपने आलयकारों को माइटी पाशा के ताक़ुब में लगाया था, लेकिन अपने मकसद में नाकाम रहा। आपके यहाँ ख्याल ख्वानी के जरिए चोरी करने वाला वही शैतान होगा। उसका नाम क्या है? दुनिया उसे सुपर मास्टर के नाम से जानती है। वह हैरानी से बोली, माय गॉड, तुम इतने बड़े मुल्क के सुपर मास्टर को शैतान कह रहे हो? वह जिस मुल्क में कदम रखेगा वहाँ उसके कदमों में दौलत चली आएगी। फिर उसे $5 लाख चुराने की क्या ज़रूरत पड़ सकती है? मादाम वो दुनिया वालों से ख्याल ख्वानी के इल्म को छुपाता है और फरहाद बनकर जगह जगह वारदात करता है ताकि फरहाद साहब बदनाम होते रहें। वह कार से बोली, तुम आज तक इसीलिए मामूली अफसर हो, पुलिस वाले होकर अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर सकते। जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सुपर मास्टर है उसे शैतान कहते हो, और जो बदमाशों की हमायत करता है उसे अजीम इंसान कहते हो। बेहतर होगा तुम पहली फुर्सत में पुलिस की मुलाजमत छोड़ दो। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर मुलाजमा से कहा, मैं आधे घंटे के अंदर माइटी पाशा को यहाँ देखना चाहती हूँ। यह हुक्म देकर वह सिटिंग रूम में चली गई। अपने बेडरूम में पहुंचकर उसने रिसीवर उठाया, नंबर डायल करके सुपर मास्टर के मुल्क के एक सफ़ीर से राब्ता कायम किया। फिर कहा, मैं सुल्ताना अफंदी बोल रही हूँ। सफ़ीर ने कहा, यस मादाम, आपने कैसे याद किया? मैं आपके सुपर मास्टर से फरहाद अली तैमूर के मुतल्लिक गुफ्तगू करना चाहती हूँ, यह बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आला हुक्काम से अभी राब्ता कायम करूँगा। जैसे ही सुपर मास्टर से राब्ता कायम होगा मैं आपसे बात करा दूंगा। सुल्ताना ने रिसीवर रख दिया। मैंने अभी तक माइटी पाशा और दूसरे वफादारों को अपने वहाँ पहुँचने की इतला नहीं दी थी। तमाम ज़रूरी कामों से निमट कर उसके पास पहुँचा तो वहाँ सुल्ताना अफंदी के मुसल्ला अफराद पहुँचे हुए थे। एक कह रहा था, पाशा, तुम्हें हमारी मादाम ने तलब किया है, फ़ौरन चलो। मादाम ने मुझे क्यों तलब किया है यह हम नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना हुक्म दिया गया है कि तुम्हें आधे घंटे के अंदर महल में पहुँचाया जाए। तुम्हें सिर्फ तलाश करने में 1 घंटा गुजर गया है। फिर तो मादाम तुम्हें सज़ा देंगी। नहीं, हमने ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करके महल में ये खबर पहुँचा दी थी कि तुम्हें तलाश किया जा रहा है। अच्छी बात है, मैं लिबास बदल कर आ रहा हूँ। पाशा घबराया हुआ था।
दूसरे वफादारों ने कॉटेज के दरवाजे पर उसे रोक कर कहा, अगर तुम ना जाना चाहो तो हम मादाम के आदमियों को फायरिंग करके भगा सकती हैं। वो परेशान होकर बोला, बात बढ़ जाएगी, दोनों तरफ से फायरिंग होगी, पुलिस आएगी और यहाँ की पुलिस मादाम के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। पता नहीं फरहाद साहब कहाँ हैं। वह कॉटेज के अंदर आया। पारस ने पूछा, क्या बात है, ये बाहर कौन लोग हैं? मादाम सुल्ताना अफंदी के आदमी है, मुझे मादाम के सामने हाजिर होना पड़ेगा। अगर इनकार करूंगा तो ये ज़बरदस्ती ले जाएंगे। मामला क्या है? ये तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम होगा। तो फिर जाओ, डरते क्यों? वो बहुत खतरनाक औरत है। तुम इस जजीरे के सबसे बड़े बदमाश होकर एक औरत से डरते हो। वो गलती से औरत बनकर पैदा हुई, असल में बदमाशों की बदमाश है। जब इतनी ही ज़बरदस्त बदमाश है तो फिर तुम्हें जाना ही होगा। जी हाँ मादाम, और मौत का हुक्म टल नहीं सकता। मैं किसी बहाने देर से जाना चाहता हूँ, शायद उस वक्त तक फरहाद साहब आ जाए। मेरा मशवरा है देर ना करो। यहाँ मैंने और जोजो ने पनाह लिया, उधर हंगामा होगा तो हम दुश्मनों की नज़रों में आ जाएंगे। वो बेदिली से बोला, अच्छी बात है, मैं आप दोनों पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी अक्ल काम नहीं कर रही। आप मशवरा दें। अगर मादाम ने मुझ पर $5 लाख की चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या तुमने चोरी की है? मैंने नहीं की। आपके पापा ने वो रकम इस्माइल से निकाल कर हम तक पहुँचा दी थी। ये जो वफादार नज़र आ रही हैं ये सब उसी रकम से हासिल किए गए हैं। अच्छा, तो ये चक्कर है। बहरहाल तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? वो रकम तुमने तो महल से गायब नहीं की। एक राज की बात पूछता हूँ, क्या तुम मर्द हो? जी हाँ। ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर मर्द की तरह जाओ, मर्द की तरह उस औरत से बात करो। वो ख्वाह कितनी ही खतरनाक हो, आखिर औरत ही होगी। वो सर झुकाकर बाहर आया, फिर सुल्ताना के आदमियों के साथ एक गाड़ी में बैठ गया। ऐसे ही वक्त मैं उसके मातियत के पास आया। उसने बताया कि मादाम के आदमी पाशा को पकड़ कर ले जा रहे हैं। पाशा से यह तय पाया था कि मैं उसके दिमाग में नहीं आऊँगा। अगरचे वो सुपर मास्टर ख़त्म हो चुका था लेकिन दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले की तरफ से खतरा था। मैं पाशा के पास नहीं गया, सुल्ताना के पास पहुँच गया। वो फिर बेचैनी महसूस करने लगी। मैं ये मालूम करने लगा कि वो नींद से बेदार होने के बाद अब तक क्या करती रही थी। मुझे मालूम हो गया, वो मुझे बदमाश और सुपर मास्टर को एक अजीम इंसान समझ रही थी। इधर मैं ख्यालात पड़ रहा था, उधर वो इज़्तिराब की हालत में टहल रही थी। फिर वो कद्दे आदम आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। आईने में खुद को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? मैं अपने आप से नहीं, तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे कोई गैर मामूली सी बात पहले भी महसूस हुई थी। मैंने पहली बार इसे नज़रअंदाज किया, जिसके नतीजे में मेरे $5 लाख गए और मैं खिलाफे मामूल बेवक्त सो गई। अब मैं यकीन से कहती हूँ तुम मेरे दिमाग में हो, इसीलिए मैं बेचैनी महसूस कर रही हूँ। बताओ तुम कौन हो? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने चंद लम्हों के बाद कहा, तुम खामोश रहकर धोखा नहीं दे सकते। तुमने मेरे दिमाग में रहकर मालूम कर लिया होगा कि मुझे मर्द ज़ात से सख्त नफरत है। तुम लोग मर्द कहलाते हो और औरत से कमतर होकर बुज़दिलों की तरह खुद को छुपाते हो। मर्द हो तो सामने आओ, अपना नाम बताओ। उसने परफ्यूम की एक बोतल उठाई, फिर आईने में अपना निशाना लेते हुए कहा, मेरे सामने आने वाला और मुझसे बरतर कहलाने वाला कभी सही सलामत नहीं रहता। मैं उसके चीथड़े उड़ा देती हूँ। उसने बोतल खींच कर मारी। एक छनाकी की आवाज़ उभरी, आईना टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं पागल हो गई हूँ, अपनी ही चीज़ को नुकसान पहुँचा रही हूँ, इससे दुश्मन का क्या बिगड़ेगा? वो गुस्से से चीख कर बोली, मैं और पागल? ये मैं खुद को क्या कह रही हूँ? मैं पागल नहीं हूँ, अच्छी तरह समझ रही हूँ कि दुश्मन मौजूद है। मैंने उसे दिखाया कि जिस तरह आईने के टुकड़े नजर आ रहे हैं उसी तरह उसकी हड्डियों के टुकड़े नजर आएंगे। गोश्त मेरे कुत्ते खा चुके होंगे। मैंने उसकी सोच में बाज़गश्त पैदा की। कुत्ते खा चुके होंगे होंगे होंगे। वो दोनों हाथों से सर थाम कर खला में तकने लगी, फिर चीख कर बोली, नहीं, मेरे दिमाग में इतनी देर तक मेरी आवाज़ कैसे गर्दिश कर सकती है? मैंने उसकी सोच में परेशानी से कहा, मगर कर रही थी। ओह, ये क्या हो रहा है? क्या इसे भी मैं टेलीपैथी का अमल समझूं? नहीं, मुझे कोई दवा या मशरूब इस्तेमाल करना चाहिए, शायद मेरे दिमाग को सुकून मिले। वो तेज़ी से चलते हुए फ्रिज के पास गई, उसे खोला। एक जग में फ्रूट जूस भरा हुआ था। उसने जग को मुंह लगाकर गटागट पिया, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ऐसे वक्त में चुपचाप उसके दिमाग से निकल गया। वो यकीनन यही समझ रही होगी कि ठंडे घोंट पीने से दिमाग को सुकून मिल रहा है। मैंने एक वफादार के पास पहुंचकर कहा, अपने एक साथी के साथ साउथ बार के बाहर खड़े रहो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। उसने कहा, अभी यहाँ से जा रहा हूँ जनाब। मैंने वफादार से बात करने में सिर्फ 15 सेकंड सर्व किए। मुझे यकीन था कि वह भी जूस पी रही होगी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचते ही ठुसका लगाया। जूस उसके हलक से नाक में आ गया, जग हाथ से छूट गया। वो एक हाथ सीने पर रखकर खांसने लगी। उसका दूसरा हाथ नाक से बहते हुए जूस को पहुंच रहा था। वैसी हालत में मेरी सोच की लहरों के बायस बेचैनी महसूस नहीं कर रही थी, अपने आप को संभालने में लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो एक सोफे पर बैठ गई। कुछ आराम मिल रहा था। उसने इंटरकॉम के जरिए खादमा को तलब किया। वो फौरन हाजिर हो गई। उसने कहा, शीशे के टुकड़े कालीन से साफ करो। वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। मगरूर मादाम आंखें बंद के सोच रही थी, क्या अब भी वो मेरे दिमाग में मौजूद है? मैं हैरान हूँ, मेरे साथ इतनी देर तक क्या होता रहा? क्या उसने मेरे दिमाग में रहकर मुझे आईना तोड़ने पर मजबूर किया था? नहीं, ऐसा मैंने खुद किया था। अब ठुसका लगे या खांसी होने लगे तो क्या मैं इसका इल्ज़ाम भी उसे दूंगी? जबकि ठुसका, खांसी या छींकें कुदरती तौर पर बेख्तियार होती हैं। ओह गॉड, मैं कैसे मालूम करूं कि ख्याल ख्वानी करने वाला कोई मौजूद है या नहीं? मैं उसके ज़रिए खादमा को देख रहा था। वह सफाई करने के बाद अदब से सर झुकाकर बोली, मादाम,
आपके हुक्म से हमारे आदमी माइटी पाशा को ले आए हैं। मैंने सुल्ताना के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया, उसके लिए उसके वजूद को ख़त्म कर दिया। वो बोली, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी से कहो मेरी मौजूदगी में आनी सेफ खोला जाएगा। यस मादाम, आपकी सवारी के लिए होंडा एकॉर्ड निकाली जाए या रोल्स रॉयस? मैं किसी मामूली गाड़ी को खुद ड्राइव करूंगी, मेरे साथ कोई बॉडी गार्ड नहीं होगा। यस मादाम। मेरे वापस आने तक माइटी पाशा को कैद में रखो, अब जाओ यहाँ से। वो चली गई। सुल्ताना ने अपनी जगह से उठकर लिबास तब्दील किया, फिर अपना लेटर पैड और कलम लेकर लिखने लगी। मैं आज की तारीख में जितने हीरे और जवाहरात ले जा रही हूँ, इसके जिम्मेदार मेरी खास खादमा और पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। मैं ये तहरीर अपने होशो हवास में लिख रही हूँ। उसने ये लिखकर दस्तखत किए। फिर वो कागज़ लेकर अपने मखसूस रिहायशी हिस्से से बाहर आई। महल की तमाम कनीज़ें और खादिम उस्ताद हो गए थे। वो जहाँ से गुजरती थी सब झुककर सलाम करते थे। मुसल्ला गार्ड एड़ियाँ बजाकर अटेंशन हो रहे थे। उसने पर्सनल सेक्रेटरी के पास आकर वो कागज़ दिया, फिर कहा, इसे रजिस्टर में दर्ज करो और सेफ खोलो। उसने अपनी मालका की तहरीर को एक रजिस्टर में नोट किया, फिर बूढ़ी खादमा के साथ उसानी सेफ को खोला। वो दोनों अपनी मालका के पीछे कमरा नुमा सेफ में दाखिल हुए। उसने हुक्म दिया, एक अटैची लाओ। अटैची हाजिर हो गया। मैंने मादाम के जरिए सबसे कीमती हीरे जवाहरात निकाले और उन्हें अटैची में डाल दिया। फिर बड़े बड़े नोटों की घड़ियाँ निकाली, उन्हें भी अटैची में रखकर बंद कर दिया। वो 25 लाख डॉलर थे। सुल्ताना ने कहा, यह अटैची मेरी गाड़ी में रख दो। वो वहाँ से चलती हुई महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई बाहर आई। एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए स्टीयरिंग सीट का दरवाज़ा खोला। वो हुक्म दे चुकी थी कि उसके साथ कोई नहीं जाएगा। पर्सनल सेक्रेटरी ने अटैची लाकर उसके साथ वाली सीट पर रख दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। वो बोली, मैंने जो तहरीरी इजाज़तनामा दिया है उसे मैं वापसी पर देखना चाहती हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ा दिया। मैंने उसके ज़रिए एक मामूली गाड़ी के लिए हुक्म दिया था ताकि कोई उस गाड़ी को देखकर दूर से मालूम ना कर सके कि उनके सामने से मादाम सुल्ताना अफंदी गुजर रही है। मैं चाहता था कोई उसे पहली नज़र में ना पहचाने। इस तरह कोई अटैची ले जाने वाले को भी नहीं देखेगा। वो वफादार अपने एक साथी के साथ साउथ बार के सामने अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। सुल्ताना ने उसके करीब गाड़ी रोकी। वो दोनों मादाम को देखकर घबरा गई। मैंने उसकी ज़ुबान से कहा, क्यों जान निकली जा रही है? मैं फरहाद हूँ। मादाम सुल्ताना फंदी की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। साथ वाली सीट पर रखा हुआ अटैची केस उठाओ और यहाँ से चले जाओ। कम ऑन, बी फास्ट। वो दौड़ता हुआ कार की दूसरी तरफ आया, दरवाज़ा खोलकर अटैची लेकर फिर दरवाजे को बंद करके उसी तरह दौड़ता हुआ गया और अपनी गाड़ी में जा बैठा। उसका साथी गाड़ी को ड्राइव करता हुआ वहाँ से चला गया। 1 मिनट बाद सुल्ताना ने कार स्टार्ट की, उसे ड्राइव करते हुए समुंदर के साहिल पर आई। मैंने उसके दिमाग को ज़रा ढील दी। वो एकदम से चौंक गई। खुद को कार की स्टीयरिंग सीट पर देखकर बौखला गई। खिड़की के बाहर समंदर दिख रहा था। वो बेख्तियार बुड़बुड़ाने लगी, मैं तो अपनी ख्वाबगाह में थी, यहाँ कैसे आ गई? अभी उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने फिर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। वो आराम से ड्राइव करती हुई महल के हाथे में दाखिल हो गई। कार को एक जगह रोका। कितने ही मुलाजिम दौड़ते हुए आए। एक ने कार का दरवाज़ा खोला। मैं उसे उसके ही पुरगुरूर अंदाज में चलाते हुए महल के अंदर ले गया। पर्सनल सेक्रेटरी ने आकर कहा, मादाम आपने हुक्म दिया था कि आपकी वापसी पर आपकी ये तहरीर पेश करूं। मैंने सुल्ताना को आज़ाद कर दिया। वो फिर चौंक गई। शदीद हैरानी से देखा, ना उसकी ख्वाबगाह थी ना समुद्र का किनारा। ना उसकी ख्वाबगाह थी ना समुद्र का किनारा था और ना ही वो कार में बैठी हुई थी। खुद को महल के अंदर देख रही थी। पर्सनल सेक्रेटरी उसके सामने अदब से झुका हुआ एक कागज़ पेश कर रहा था। वो चंद लम्हों तक सकते के आलम में रही। ये समझ रही थी कि टेलीपैथी के चक्कर में आ गई है। कोई उसे गायब दिमाग बनाकर महल से बाहर ले गया है। वो अपने बॉडीगार्ड और गुलामों के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि एक मर्द उसे अपनी मर्जी के मुताबिक नचा रहे। वो अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये जाहिर होने से पहले मर जाना पसंद करती। उसने पेशानी पर बल डालकर सेक्रेटरी से पूछा, ये क्या है? उसने अपनी बात दोहराई। सुल्ताना यकीन नहीं करना चाहती थी और सेक्रेटरी को झूठा भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुकी थी। उसने सेक्रेटरी के हाथ से कागज़ को झपट कर देखा। अपनी तहरीर को पढ़कर अपनी हैरानी को ना छुपा सकी। जल्दी से आगे बढ़कर बोली, इधर आओ। वो तेज़ी से चलती हुई उस दफ्तरी कमरे में पहुंची जहां एक बड़े कमरे के बराबर आयरन सेफ था और जिसमें कानून की दौलत छुपी हुई थी। उसने मुसल्ला गार्ड्स को वहां से जाने को हुक्म दिया। फिर उनके जाने के बाद सेक्रेटरी और अपनी खास खादमा पर एक नज़र डाली। इसके बाद खादमा से पूछा, तुम कालीन की सफाई के बाद चली गई थी, इसके बाद क्या हुआ? मेरी जान की मालका, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक सेक्रेटरी को इतला दी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाने वाली हैं। महल के बाहर जाकर आपका हुक्म सुनाया कि आपके लिए काम सी कार लाई जाए। आप कहीं तशरीफ़ ले जाएंगी और आपके साथ कोई नहीं होगा। क्या ये तमाम अहकामात मैंने दिए थे? जी हाँ मादाम, मैं गलत बयानी से पहले आपके कदमों में जान दे दूंगी। वो सेक्रेटरी से बोली, तुम बताओ, क्या मैं यहाँ आई थी? यस मादाम, आप यहाँ तशरीफ़ लाई थी। मैंने यहाँ क्या कहा था और क्या किया था? पर्सनल सेक्रेटरी तफसील से एक एक बात बताने लगा। बूढ़ी खादमा उसकी तायद कर रही थी। सुल्ताना अफंदी ने तमाम बातें सुनने के बाद पूछा, मैं अटैची में कितनी रकम और हीरे जवाहरात ले गई थी? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, रकम गड्डियों की सूरत में थी। मैंने उसी वक्त हिसाब लगाया था, वो 25 लाख डॉलर थे। हीरे जवाहरात तकरीबन आधी अटैची में थे। मैं उनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता।
वह समझ रही थी हीरे जवाहरात मिलाकर तकरीबन $1 करोड़ के बराबर रकम हाथ से निकल गई है। उसे इतने बड़े नुकसान का ज़रा मलाल न था। वो इससे ज़्यादा दौलत फिर हासिल कर सकती थी। उसे फिक्र थी कि यही सिलसिला रहा तो टेलीपैथी जानने वाला उसे कंगाल बना देगा, और कंगाल होने की फिक्र से भी ज़्यादा उसे तौहीन का एहसास हो रहा था। एक मर्द उसे अपने इशारों पर नचा रहा था। अगर ये बात दूसरों को मालूम हो गई तो तौहीन का शदीद एहसास उसे मार डालेगा। वो सोचती हुई नज़रों से पर्सनल सेक्रेटरी और अपनी खास खादमा को देखे जा रही थी और मारे खौफ के उन दोनों की जान निकली जा रही थी। उसने हुक्म दिया, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। दोनों ने झुककर कहा, यस मादाम। उसने खादमा से कहा, माइटी पाशा को सिटिंग रूम में हाजिर करो। उससे पहले मेरे खास सुराग रसानों को पेश करो। वो सर झुकाए उल्टे कदमों वहां से चली गई। फ़ोन की घंटी बजने लगी। सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर कहा, मादाम सफ़ीर साहब आपसे बात करना चाहती हैं। सुल्ताना अफंदी ने रिसीवर लेकर पूछा, हेलो, क्या सुपर मास्टर से बात हो सकती है? दूसरी तरफ से जवाब मिला, सॉरी मादाम, अभी इत्तला मिली है कि फरहाद अली तैमूर ने हमारे आला हुकाम की मौजूदगी में सुपर मास्टर को हलाक करा दिया है। वो बोली, ये कितने ताजुब की बात है, तुम्हारा मुल्क दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर है और तुम कहते हो तुम्हारे आला हुकाम की मौजूदगी में फरहाद ने किसी ऐरे गैरे को नहीं, सुपर मास्टर को कत्ल किया है। जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। क्या फरहाद को गिरफ्तार किया गया है? मादाम, आप शायद टेलीपैथी के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानती। फरहाद को पकड़ना हवा को मुट्ठी में पकड़ने की नादानी है। दुनिया का कोई मुल्क, कोई सुपर ताकत फरहाद को दुश्मन बनाने की हमाकत नहीं करती। क्या मकतूल सुपर मास्टर टेलीपैथी जानता था? सॉरी मादाम, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। उसने रिसीवर रख दिया। खादमा 5 अफराद के साथ वहाँ आई। उनमें 2 बूढ़े और 3 जवान थे। वो सब सुल्ताना अफंदी के बहुत ही ज़हीन और तजुर्बाकार जासूस थे। उसके सामने आकर अदब से झुककर सलाम कर रहे थे। वो एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर बोली, मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो बात यहाँ से बाहर ना जाए। ये एक राज है जिसे तुम सब अपने सीने में छुपा कर रखोगे, और जो काम तुम्हें सौंपा जा रहा है उसे बखूबी अंजाम दोगे। उन सब ने खामोशी से हाथ बांधकर सर को झुका लिया। जब तक मालका सवाल ना करती उनमें से कोई जुबान हिलाने की जुर्रत ना करता। वो बोली, कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में आता है। अभी वो मुझे माली तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। आइंदा ना जाने उसके हाथों और कैसे कैसे नुकसानात उठाऊंगी। उससे पहले मैं हिफाजती इक़दाम करना चाहती हूँ, और उससे भी पहले ये मालूम करना चाहती हूँ तुम लोग टेलीपैथी जानने वाले से किस तरह महफूज रह सकते हो जब तक तुम अपनी हिफाजत नहीं करोगे। मेरी हिफाजत भी नहीं कर सकोगे। मादाम ने उनसे सवाल किया था। वो जवाब देने वाले थे। अचानक बूढ़े जासूस ने हाथ उठाकर अपने जासूस साथियों को खामोश रहने का इशारा किया। आगे बढ़कर एक कागज़ पर लिखा, मादाम, हमारा पहला हिफाजती इक़दाम यही है कि आज से हम तमाम जासूस गूंगे बन जाएं और आपके हर सवाल का तहरीरी जवाब दें, क्योंकि टेलीपैथी जानने वाला अपने मुकाबिल की आंखों में झांककर या उसकी आवाज़ और लबो लहजे को सुनकर दिमाग में पहुंचता है। हम गूंगे रहेंगे और आंखों पर लेंस चढ़ाए रखेंगे तो वो हमारे दिमागों में कभी नहीं आ सकेगा। मैंने वो तहरीर मादाम को पेश की। वो उसे पढ़कर बोली, मुझे खुशी है तुमने बर वक्त हिफाजती इक़दाम किया है। क्या तुम मुझे किसी तरह उसकी टेलीपैथी से महफूज रख सकते हो? उसने वो तहरीर मादाम से लेकर अपने साथियों को पढ़ने के लिए दी ताकि वो भी गूंगे बन जाएं। फिर उसने दूसरे कागज़ पर लिखा, किसी की ख्याल ख्वानी से बचने के लिए दिमाग का बहुत ज़्यादा हसास होना ज़रूरी है। माशाल्लाह, आप जिस्मानी और दिमागी तौर पर काफ़ी सेहतमंद हैं कि पराई सोच की लहरों को महसूस करती हैं। हाँ, मैं बेचैनी से महसूस करती हूँ, अब भी कर रही हूँ। उसने लिखा, आप फ़ौरन सांस रोक लें। उसने सांस रोकी, मैं उसके दिमाग से निकल गया। अगर मैं चाहता तो सुल्ताना की ज़ुबान से हुक्म देता कि कोई गूंगा बनकर नहीं रहेगा, फिर वो टेलीपैथी का शिकार हो जाना मंजूर कर लेते, लेकिन मादाम के हुक्म से इनकार न करते, फ़ौरन बोल पड़ते। मगर मैंने जानबूझकर ढील दी। मैं इस मगरूर औरत को हर तरह बचाव का मौका देकर यह साबित करना चाहता था कि वो फौलाद के हिफाजती किले में बैठकर भी मुझसे बढ़तर नहीं रहेगी। एक न एक दिन उसे किसी मर्द के ताबे होना पड़ेगा। मैंने वफादारों के पास आकर देखा। उन्होंने बड़ी दयानतदारी से वो अटैची लाकर पारस के हवाले कर दिया था। मैंने कहा, वो अटैची वफादारों को वापस करके उन्हें ताकीद करो, इसे ऐसी जगह छुपाया जाए जहाँ तलाश करने वाले ना पहुँच सकें। पापा, हमारे मामलात ही कुछ कम परेशान कुन नहीं थे। आप अब मादाम सुल्ताना अफंदी को एक नया मसला बना रहे हैं। क्या उससे छेड़छाड़ करना ज़रूरी है? मैंने कहा, इस जजीरे में सुपर मास्टर और इसराइली एजेंट से निमटने के लिए हमें भी वफादारों की ज़रूरत थी, और दूसरों को वफादार बनाए रखने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की ज़रूरत पड़ती है। सुल्ताना निहायत ही मगरूर और बेरहम औरत है। वो गरीबों और हाजतमंदों से वहशियाना सलूक करती है, उन्हें तरह तरह से अजियतें पहुँचाती है, फिर उन्हें कुछ रकम देती है। जिस दौलत के बल पर वह ऐसे मुजालिम डालती है, मैं वही दौलत उसे हासिल करके अपने ज़रूरतमंद वफादारों को दे रहा हूँ। क्या आप जोजो के लिए कुछ कर रहे हैं? इंशाल्लाह वो आज रात यहाँ से रवाना हो जाएगी। आपने वादा किया है आप भी जाएंगे? हाँ, मगर मैं कहीं और जाऊँगा। जोजो की रवानगी के बाद मैं तुम्हारे मामलात से अलग हो जाऊँगा। मैं उससे बातें करने के बाद फिर सुल्ताना के पास पहुँचा। उसने सांस रोक ली। मैं उसके पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग में पहुँच गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी और खुश होकर उस बूढ़े जासूस से कह रही थी, अभी वो आया था, मैंने सांस रोकी तो चला गया।
मैं अपने अंदर उसे महसूस नहीं कर रही हूँ। तुमने मुझे महफूज रहने की बहुत अच्छी तदबीर बताई है। मैं आज से तुम्हें अपना खास बॉडीगार्ड मुकर्रर करती हूँ। सेक्रेटरी, जासूस जवाद को $25,000 इनाम दो। बूढ़े जासूस जवाद ने झुककर सलाम किया। फिर एक कागज़ पर लिखा, ख्यालख्वानी करने वाले से महफूज रहने की एक और तदबीर है। अगर कोई तनवीम अमल करने वाला आपको मामूला बनाकर आपके दिमाग को हसास रहने को हुक्म दे तो आप हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 माह तक टेलीपैथी के हमलों से महफूज रहेंगी। कोई आपको नींद की हालत में भी ट्रैप नहीं कर सकेगा। सुल्ताना ने वो तहरीर पढ़कर कुछ सोचते हुए कहा, यह तदबीर वाकई उम्दा है, लेकिन मैं तनवीमी अमल के जरिए भी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। कोई मुझे अपनी मामूला बनाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई और तदबीर सोच कर बताओ। उसने लिखा, एक आखिरी तदबीर यही है कि आप सुबह शाम योगा की मशकें करें और हर दूसरे तीसरे दिन सांस रोकने का वक्त बढ़ाती जाए। अगर आप 5 मिनट भी सांस रोकने की आदी हो जाएंगी तो आपको किसी की टेलीपैथी से कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये माकूल तदबीर है, मैं इस पर अमल करूंगी। अब तुम्हें यह मालूम करना है कि फरहाद इस जजीरे में मौजूद है या नहीं। आज ख्यालख्वानी के जरिए मेरे हीरे जवाहरात चुराए गए हैं। नकद रकम मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ की चोरी हो चुकी है। इतनी दौलत इतनी जल्दी जजीरे से बाहर नहीं जा सकेगी। अगर फरहाद यहाँ नहीं है तो मालूम करो इतना माल कहाँ छुपा कर रखा गया है। उसने किसी को अपना अलहकार जरूर बनाया होगा। तुम लोग माइटी पाशा को अच्छी तरह जानते हो। पता चला है फरहाद से उसकी शनासाई है। वो सिटिंग रूम में मौजूद है, उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करो। मैं पाशा के पास आया। उसने बेख्तियार सांस रोक ली। चूंकि वो अपनी गिरफ्तारी से परेशान था और कई घंटों से मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए सांस लेते हुए बोला, आपने तो कहा था मेरे दिमाग में नहीं आएंगे। मैं कैसे यकीन करूं आप हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ कोड वर्ड्स मुकर्रर नहीं हुए थे, लिहाजा तुम्हारी तसल्ली के लिए कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो दुश्मन ख्यालख्वानी करने वालों के इल्म में नहीं है। मैं तुम्हारी मातियत के जरिए तुमसे बातें करता था। तुमने मादाम की मातियत से ब्रीफ केस लेते हुए कोड वर्ड्स में कहा था, दौलत सिर्फ मौत के बाद पीछा नहीं छोड़ती, जिंदगी में भी साथ छोड़ देती है। उसने कहा, बस फरहाद साहब, मुझे यकीन हो गया। खुदा का शुक्र है आप आ गए। मैं इस जल्लाद औरत की कैद में हूँ। आप ही मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं। मैंने कहा, यहाँ तुमसे पूछगिछ होगी। तुम कभी ख्यालख्वानी के जरिए होने वाली चोरी का एतराफ़ ना करना। सिर्फ यह बयान देना कि तुम फरहाद के बच्चों के मुहाफिज हो, इसलिए हमारे दरमियान दोस्ती है। मैं यही बयान दूंगा, लेकिन वो हकीकत को गुलवाने के लिए मुझ पर जुल्म करेगी। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम पर आंच नहीं आएगी। जासूस जवाद एक शख्स के साथ उस कमरे में आया। उस शख्स ने कहा, पाशा खड़े हो जाओ, मादाम तशरीफ़ ला रही हैं। वो उठकर खड़ा हो गया। उस दरवाजे की तरफ देखने लगा जहाँ से वो दाखिल होने वाली थी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही थी। चंद लम्हों और चंद मिनटों का इंतजार भी ऐसे वक्त जानलेवा होता है जब जान सूली पर लटकी हो। महल के दूर उफ्तादा हिस्से से अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। पाशा ने सहम कर कहा, फरहाद साहब, इन कुत्तों के मुतालिक मशहूर है कि वो इंसानी गोश्त खाती हैं। अपने दिल से खौफ निकाल दो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं सुल्ताना के एक बॉडीगार्ड के दिमाग में पहुंचा, फिर उसे दौड़ाता हुआ सिटिंग रूम के दरवाजे तक ले आया। महल के अंदरूनी दरवाजे से सुल्ताना अफंदी दाखिल हो रही थी। उसके आगे 2 कुत्ते थे जिनकी जंजीरें वो थामे हुए थी। मेरा ख्याल है माइटी पाशा की हालत गैर हो रही होगी। मैं उसके पास नहीं जा सकता था। बॉडीगार्ड के दिमाग पर छाया हुआ था। उसे दरवाजे की आड़ में छुपा कर रोक रखा था। सुल्ताना उसे नहीं देख सकती थी। वह कमरे में आते ही पाशा को हकारत से देखते हुए बोली, तुम्हारे जैसे बदमाश माइटी कहलाती हैं, जबकि तुम्हें कुत्ता भी नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते तुमसे ज़्यादा बदमाश होते हैं। अभी जंजीरें छोड़ दूं तो तुम्हारी एक बोटी भी नजर नहीं आएगी। वो आजिज़ी से बोला, मादाम मेरा कसूर क्या है? एक शख्स ने डांट कर कहा, यू शट अप, क्या तुम नहीं जानते जब तक मादाम कोई सवाल ना करें हर हाइनस के सामने कोई जुबान खोलने की जरूरत नहीं करता। आइंदा ये बात याद रखना। सुल्ताना ने कहा, फरहाद कहाँ है? थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में थे, अभी आने के लिए कह गई हैं। क्या वो इसी जजीरे में है? वो यहाँ आने वाले थे, मैं यकीन से नहीं कह सकता वो आ चुके हैं या नहीं। उससे तुम्हारी शनासाई कैसे हुई? सुपर मास्टर उनके बच्चों को मार डालना चाहता था। मैंने बच्चों की जान बचाई और अब उनकी हिफाजत कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझसे खुश हैं। और इस खुशी में वो तुम्हें लाखों डॉलर और हीरे जवाहरात दे रहा है। ये आप क्या फरमा रही हैं? मैंने उनसे दोस्ती की है और दोस्ती में मुआवजा नहीं लिया जाता। बकवास मत करो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। इतनी देर में तुमने चोरी के माल की निशानदेही ना की तो कुत्ते छोड़ दूंगी। 1, मैं सच कहता हूँ, मेरे पास चोरी का माल नहीं है। 2, 3। वो बड़ी जालिम औरत थी। उसने 3 कहते ही जंजीरें छोड़ दी। कुत्ते खौफनाक गुर्राहट के साथ यूं पाशा की तरफ लपके जैसे बहुत दिनों बाद इंसानी गोश्त मिल रहा हो, लेकिन वो महज लपक रह गए। ठाई ठाई की आवाज़ के साथ 2 गोलियां चलीं। दोनों फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। बॉडीगार्ड ने कमरे में दाखिल होकर रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, खबरदार कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। सुल्ताना फंदी ने चीख कर कहा, तुम मेरा नमक खाते हो और मुझ पर रिवॉल्वर तान रहे हो? ये जानते हो ये कुत्ते तुम जैसे कुत्तों से ज़्यादा महंगे थे और तुमने इन्हें गोली मार दी। बॉडीगार्ड ने कहा, इस वक्त तेरे सामने तेरा नमक ख्वार बॉडीगार्ड नहीं, फरहाद अली तैमूर है। फरहाद? उसने बेयकीनी से कहा, तुम मेरे गुलाम की ज़ुबान से बोल रहे हो? हाँ, मैंने तेरे जैसी कुतिया पहली बार देखी है जो अपने कुत्तों को बेकसूर इंसानों का गोश्त खिलाती है। यू शट अप, वो हलक फाड़ कर चीखती हुई बोली। कोई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता और तूने मुझे कुतिया कहा है?
बुलाओ तमाम बॉडीगार्ड्स को, इसे गोलियों से छलनी कर दो। नहीं नहीं, इसे जंजीरों से जकड़ दो, मैं इसे ठोकरें मारूंगी, मैं इस पर थूकूंगी। वो शदीद गुस्से में चीखते वक्त मुझे अपने दिमाग में महसूस न कर सकी। बात पूरी करते ही जब उसने बेचैनी सी महसूस की तो मैंने सांस रोकने से पहले ही दिमागी झटका पहुंचाया। वह चीख मारकर लड़खड़ाती हुई दीवार से टकराई, फिर फर्श पर गिरी। उसके गुलाम उसे संभालने के लिए लपके। मैंने दूसरा झटका पहुंचाया। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगी, दोनों हाथों से सर थाम कर यूं एड़ियां रगड़ने लगी जैसे दम निकल रहा हो। इस महल के लोग बहुत मुस्ताद थे, फौरन ही महल के डॉक्टर को ले आए। मादाम को सहारा देकर सोफे पर बिठाया गया। डॉक्टर पूछ रहे थे, मादाम प्लीज़ अपनी तकलीफ बताइए। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा है, मेरे सर की तकलीफ फ़ौरन दूर करो। मैंने डॉक्टर के जरिए साहब शिकन दवा का एक इंजेक्शन तैयार किया, फिर सिरिंज की नोक उसके बाजू में पेवस्त करके वो दवा उसकी रगों में पहुंचा दी। वो थोड़ी देर तक आंखें बंद किए बैठी रही। दिमागी तकलीफ कदरे कम हो गई। उसने आंखें खोलकर देखा। उसके हुक्म के मुताबिक बेचारे बॉडीगार्ड को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। मैंने कहा, सुल्ताना तू मुझे जंजीरों में जकड़ कर ठोकरें मारना चाहती थी, मुझ पर थूकना चाहती थी, लेकिन मैं तो तेरे अंदर हूँ, मुझ पर थूकने के लिए अपने आप पर थूकना होगा। उसने सांस रोकने की नाकाम कोशिश की। मैंने कहा, मैं तेरे महल के एक एक फर्द के अंदर पहुंच सकता हूँ। मैंने तेरे डॉक्टर के जरिए तेरे असाब को कमज़ोर बना दिया है, तू सांस नहीं रोक सकेगी। और जिसने तुझे सांस रोकने की तदबीर समझाई है, मैं उसके दिमाग में भी पहुंच सकता हूँ। यह देख। मैंने बॉडीगार्ड के अंदर पहुंचकर उसका जंजीरों वाला हाथ जोर से जासूस जवाद के मुंह पर मारा। वो चीखता हुआ पीछे गया। दूसरे मुसल्लह अफराद ने बॉडीगार्ड को चारों तरफ से घेर लिया। मेरा काम बन गया। आहनी जंजीर मुंह पर लगने से जवाद बुरी तरह जख्मी हुआ था। बेख्तियार उसने बॉडीगार्ड को चैलेंज किया। मैंने उसके दिमाग को झटका पहुंचाकर उसे मादाम के पास पहुंचा दिया। फिर उसकी जुबान से कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। अगर ये जासूस मार खाकर बेख्तियार ना बोलता और मोहतात रहना चाहता तो मैं तेरे किसी बॉडीगार्ड के जरिए से गोली मारकर जख्मी कर देता। अब बता, तेरे महल में कौन तेरा मुहाफिज रह गया है? वहां खामोशी छा गई। इस महल में मादाम सुल्ताना अफंदी का खौफ छाया रहता था। आज टेलीपैथी की दहशत तारी थी। जासूस जवाद ने पूछा, मिस्टर फरहाद, आप ख्वामखा हमारी मादाम के दुश्मन क्यों बन गए हैं? मैंने कहा, यही सवाल मैं करता हूँ। माइटी पाशा का कोई जुर्म साबित किए बगैर क्यों दुश्मनी की जा रही है? ये मेरे बच्चों का मुहाफिज है, मेरा मोहसिन है, इस पर कुत्ते क्यों छोड़े गए? महल से तकरीबन $1 करोड़ ख्याल ख्वानी के जरिए चुराए गई हैं। आप बुरा ना माने, शुबा आप पर ही हो सकता है। मैं अभी तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, पाशा पर कुत्ते क्यों छोड़े गए? जवाद ने परेशान होकर अपनी मादाम को देखा। वो बोली, इस जजीरे पर मेरी हुकूमत है, मुझे जिस पर गुस्सा आता है मैं उसे कुत्तों से नुचवा देती हूँ। तू जजीरे पर हुकूमत करती है, मैं तेरे दिमाग पर हुकूमत कर रहा हूँ। मेरी हुक्मरानी से इनकार करेगी तो तुझे तेरे ही कुत्तों से नुचवा दूंगा। तू घुड़सवारी करती है, गरीबों और मोहताजों को पोलो स्टिक से मार मार कर लहू लुहान करती है, फिर उनके सामने कुछ सिक्के फेंक देती है। जिस दौलत के गुरूर में तू ऐसा करती है, मैं वो दौलत यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुझे कंगाल बना दूंगा, फिर घोड़े पर बैठकर हाथ में पोलो स्टिक लेकर तुझे मारते मारते लहू लुहान करके पूछूंगा, बोल मोहताज औरत, तुझे कितनी रकम की ज़रूरत है? वह चीख कर बोली, तू ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा होने से पहले मैं जान दे दूंगी। तू अपनी मौत से पहले नहीं मरेगी, यकीन ना हो तो खुदकुशी की कोशिश करके देख ले। तू मर्द नहीं है, मर्द औरत को फतह करता है, उसके दिमाग को कमज़ोर नहीं बनाता। अगर मर्द है तो सामने आ, यह टेलीपैथी का हथियार क्या इस्तेमाल करता है? अपने बाजू इस्तेमाल कर। हमारी दुनिया में लोग ताकत के बल पर गालिब आते हैं। किसी के पास जिस्मानी कुव्वत होती है, किसी के पास दिमागी तवानाई, किसी के पास हथियारों का जोर होता है, किसी के पास दौलत की बेपनाह ताकत होती है। तेरे पास दौलत है, मेरे पास टेलीपैथी है। अगर हम अपनी अपनी ताकत से खाली हो जाएंगे तो सारे झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। हम दोनों आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। मैं तेरे कहने के मुताबिक टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा। तू अपनी दौलत इस्तेमाल न कर, सब कुछ छोड़कर महल से बाहर आ जा। मैं उस रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाता हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त दी, मैं तेरे दिमाग में कभी नहीं आऊँगा और तू देखेगी कि खुदा तुझे इस महल से ज़्यादा इज़्ज़त देगा, क्योंकि यहाँ खौफ और दहशत के बायस तुझे जबरन इज़्ज़त दी जाती है। महल से बाहर तेरा किरदार अच्छा होगा तो लोग राजी खुशी सर आंखों पर बिठाएंगे। क्या मेरी बात तेरे पल्ले पड़ रही है? क्या तू मुझे नादान औरत समझता है? क्या मैं तेरी नसीहत सुनकर अरबों डॉलर से महरूम हो जाऊंगी और ये महल छोड़ दूंगी? क्या तू मुझे अहमक समझती है कि मैं टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा और एक कमज़ोर आदमी की तरह तेरी पोलो स्टिक की मार खाने आ जाऊंगा? मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझे अच्छी बातें समझाई। मुझे यह समझ लेना चाहिए था कि तू कुत्तों के साथ रहती है, तेरी दुम भी टेढ़ी ही होगी। वो तौहीन के एहसास से तिलमिला रही थी। गुस्से से कुछ कहने के लिए उठना चाहती थी मगर चकरा कर बैठ गई। दवा अपना असर दिखा रही थी, एहसाब कमज़ोर हो चुके थे। ऐसी हालत में भी वो गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, तुम सब यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ, दफ़ा हो जाओ। तुम में से कोई मेरे काम नहीं आ सकता, जाओ यहाँ से। मगर याद रखो, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है इसका जिक्र बाहर न करना, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब वहाँ से जाने लगे। मैंने कहा, रुक जाओ।
मादाम का हुक्म सुनने के बाद कोई वहां रुकने की जरूरत नहीं कर सकता था। मैंने सुल्ताना की जुबान से कहा, रुक जाओ, माइटी पाशा को इज्जत से ले जाओ और आराम से इसकी रिहाशगाह तक पहुंचा दो। पाशा शुक्रिया अदा करके उनके साथ चला गया। वो तनहा बैठी रह गई। मैंने कहा, तेरे असाब कमज़ोर हैं, तू मुझे अपने अंदर महसूस नहीं कर सकती। कोई तेरी इजाज़त के बगैर महल के अंदर दाखिल नहीं होता। तेरी ख्वाबगाह तक जाने की जुर्रत करने वाला चीतों का लुकमा बन जाता है। तू कितनी रोब और दबदबे वाली है और तू कितनी मामूली औरत है कि मैं इजाज़त के बगैर तेरे अंदर मौजूद हूँ। जब चाहूँगा आऊँगा और जाऊँगा और तेरे साथ जो सलूक चाहूँगा करूँगा। क्या तू मुझे रोक सकेगी? अगर नहीं तो फिर मान ले, दुनिया की हर ताकत को ज़वाल आता है। वो बोली, तू भी मान ले, ताकतवर उसे कहते हैं जो झुकने से पहले खुद को फना कर दे ताकि उसकी दास्तान में ज़वाल का जिक्र ना आए और ताकत की इंतहा पर वह तमाम दास्तान तमाम हो जाए। तू मुझे हर तरह से कमज़ोर बनाकर आजमा ले, मैं तेरे सामने झुकने से पहले टूट जाऊंगी। मैं जानता हूँ तू ऐसी ही ज़बरदस्त औरत है। तू भी तस्लीम कर लेगी कि मैं तुझे टूटने और फना होने का मौका नहीं दूंगा। तेरी दास्तान में ज़वाल का जिक्र आएगा ताकि ताकत के नशे में चूर रहने वालों को इबरत हासिल हो। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पर्सनल सेक्रेटरी को तलब किया। फिर कहा, मैं आज रात के 10 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए पेरिस जाऊंगी। मेरे साथ बूढ़ी खादमा, एक नौजवान लड़की और 2 बॉडीगार्ड्स होंगे। खादमा मेरी अपनी होगी, बाकी एक जवान लड़की और बॉडीगार्ड्स बाहर से आएंगे और फ्लाइंग क्लब में मुझसे मिलेंगे। इस सफ़र के सिलसिले में ज़रूरी कागजी तैयारी मुकम्मल करो। वो हुक्म की तामील के लिए चला गया। सुल्ताना ये सब कुछ बोलती रही थी मगर अंदर से परेशान थी कि क्यों ऐसा हुक्म दे रही है। वो अपनी ज़ुबान बंद रखना चाहती थी मगर ज़ुबान बेख्तियार चल रही थी। सेक्रेटरी के जाने के बाद मैंने कहा, इसलिए औरतों को समझाया जाता है ज़्यादा ना बोलो। अब देख, तू बेख्तियार बोलती जा रही थी। हाँ, मैं बेख्तियार हो गई हूँ मगर आखिरी सांस तक हौसला हारने वाली औरत नहीं हूँ। तू मुझे पेरिस क्यों भेजना चाहता है? मेरा एक ज़रूरी काम है जो तुझसे ही हो सकता है। क्या एक औरत से ज़बरदस्ती तेरे शाया निशान है? तू खुद को एक नॉर्मल और सीधी सादी औरत साबित कर दे, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। मैं बहस नहीं करना चाहती, फ़िलहाल खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ रही हूँ। मगर याद रख, मैं नागिन हूँ, मौका मिलते ही डस लूँगी। मैं याद रखूँगा, चल उठ जा। वो उठकर खड़ी हो गई। वो इतनी सीधी नहीं थी कि मेरे कहने से उठ जाती, उसे टेलीपैथी ने उठाया था। वो अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर रही थी। तमाम कनीज़े, गुलाम और मुसल्लह गार्ड्स झुककर सलाम कर रहे थे। उसने मखसूस रिहायशी हिस्से में आकर राहनी सलाखों ले दरवाजे को मुकफ्फल कर लिया। चीते भागकर उसके पास आ गए। नारिस के पाँव चाट रहा था। मादा अपने अगले पंजे उठाकर उसके गले लगना चाहती थी। बच्चे भी उछल कूद कर रहे थे। वो वहां से चलती हुई ख्वाबगाह के दरवाजे तक आई। फिर उसने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लिया। अपने शाहाना तर्ज के वसी और इस बिस्तर पर आकर लेट गई। परेशान होकर बोली, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारा इरादा क्या है? नेक इरादा है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम की नींद ले लेनी चाहिए। फरहाद, मैं खुशामद करने या गिड़गिड़ा कर फरियाद करने वाली नहीं हूँ, लेकिन मसलतन एक समझौता करना चाहती हूँ। कैसा समझौता? तो मेरी तन्हाई में जितनी दुश्मनी चाहो करो, लेकिन दूसरों की मौजूदगी में मेरे दिमाग के अंदर और मेरे महल के अंदर ना हो। एक शर्त पर समझौता हो सकता है। मैं तुम्हारी कड़ी से कड़ी शर्त मान लूँगी। बोलो। बिल्कुल मामूली सी शर्त है। गुरूर और संगदिली से बाज आ जाओ। मेरी अमारत और शान व शौकत के जो तकाज़े हैं उन्हें मैं पूरा करती हूँ। तुम बुलंदो बाला दरख्त को तनकर खड़ा रहने से और समुंदर की मुज़ोर लहरों को चट्टानों से टकराने से मना नहीं कर सकते। इंसान हो या बेजान, कोई खिलाफ फितरत अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता। इंसान इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है कि वह गुनाह व जराइम से बचने के लिए बाज़ फितरी तकाज़ों को मारता है। तुम फिर मुझे नसीहत कर रहे हो? मैं फिर भूल गया था कि दुम सीधी नहीं होती। मैंने उसकी आंखें बंद कर दी, उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाकर सुला दिया। फिर तनवीमी अमल शुरू किया। उसके ख्वाबीदा दिमाग को ट्रांस मिलाकर पूरी तरह उसे अपनी मामूला बनाया। इसके बाद कहा, तो मेरी मामूला हो, मेरे हर हुक्म की तामील करोगी। वह भराई हुई आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारी मामूला हूँ, तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगी। तुम मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आज रात पेरिस जाओगी। फ्लाइंग क्लब में एक जवान लड़की और 2 बॉडीगार्ड तुमसे मिलेंगे और तुम्हारे साथ पेरिस तक सफ़र करेंगे। फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम उनके मुतालिक कुछ दरियाफ्त नहीं करोगी। उसने मेरी बातें दोहराई। वादा किया, किसी से कुछ दरियाफ्त नहीं करेगी। मैंने हुक्म दिया, तुम मुझे दुश्मन नहीं दोस्त समझोगी। मैं तुम्हें दुश्मन नहीं दोस्त समझूंगी। तनवीमी अमल से बेदार होने के बाद मेरे तनवीमी अमल को भूल जाओगी। मेरी हर बात को बेचूनो चरा तस्लीम करोगी और राजी खुशी मेरे तमाम अहकामात की तामील करोगी। उसने वादा किया, किसी हिल्लो हुज्जत के बगैर मेरी हर बात तस्लीम करेगी, किसी एतराज़ के बगैर मेरे अहकामात की तामील करेगी और तनवीमी नींद के बाद मेरे तनवीमी अमल को भूल जाएगी। मैंने उसे हुक्म दिया, 2 घंटे तक आराम से सोती रहो, इसके बाद तुम्हारी आंख खुल जाएगी।